सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज ये 5 बजे वाले कार्यक्रम में जो हमारे रूटीन के समय से थोड़ा-सा जल्दी है क्योंकि आज जो हमारे मेहमान जुड़ने वाले हैं सुशील पंडित जी, उनको कुछ व्यस्तताएँ थी, इसलिए हमें समय में कुछ परिवर्तन करना पड़ा है। आप सभी ने थंबनेल देखा होगा कि आज का हमारा विषय क्या है कि यदि हम अपने समाज को, अपने धरोहर को, अपनी परंपरा को, अपने धर्म को, अपनी सभ्यता को, अपने राष्ट्र को, अपने देश को बचाना चाहते हैं, तो हमारे पास कितना समय है? ये प्रश्न बहुत ढंग से लिया जा सकता है। वो हमारे मेहमान जैसे-जैसे जुड़ेंगे, हम उनके साथ चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर अजय चरंगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी, आपको देखकर हमेशा प्रेरणा मिलती है हमें। जी, और दर्शक हमारे परिचित हैं डॉक्टर अजय चरंगू से कि कश्मीर के विषयों पर पनून कश्मीर नामक संस्था चलाते हैं, जिसका अर्थ होता है हमारा कश्मीर। और उनसे आज मैंने विशेष निवेदन इसीलिए किया था कि जो आज पूरे देश में हो रहा है, कहीं छोटे-छोटे टुकड़ों में हो रहा है, कहीं पे थोड़ा विकराल रूप है, उसे कश्मीरी हिंदुओं ने साक्षात झेला है। और डॉक्टर चरंगू उसका कोई अपवाद नहीं है, इन्होंने भी सब कुछ देखा है। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो आज हम सबकी चिंता है, उसे वो किस तरह से देखते हैं। और सुशील पंडित जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। पंडित जी, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते नीरज जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, हमारे मेहमान दोनों से ही आप सब लोग परिचित हैं और इन्हें वैसे भी परिचय का कोई ये मोहताज इनमें से कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूँ डॉक्टर चरंगू आपसे कि जो हमने कल देखा, परसों देखा कि एक मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राएं भारत के हारने पर और पाकिस्तान के जीतने पर जश्न मना रहे थे। अब इसे लेने के लिए बहुत हल्के में भी लिया जा सकता है कि तो क्या हुआ, सबकी अपनी-अपनी फेवरेट टीम होती है। तो उसमें अगर कोई जश्न मना रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या हमें इस सतही कुतर्क को छोड़ के उससे गहरे में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके कोई और रिपरकशंस, इसका भविष्य में हमें कुछ परिणाम भुगतना पड़ सकता है, या वो कहते हैं कि हम ज्यादा ही अलार्मिस्ट व्यू ले रहे हैं? एक सत्य के साथ एक बृहद तौर पे भारत की जनता का एक साक्षात्कार हो रहा है कुछ समय से। मैं समझता हूं कि ये जो वहां पे हुआ और इस पे आज चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे लोगों ने इस पे बातें की हैं, डिस्कशंस हुए हैं टीवी चैनल्स पे, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि ये बहुत समय से ऐसा ही होता रहा है। जब हम कश्मीर में रहते थे तो इंडिया जीतती थी तब भी पत्थर खाने पड़ते थे, और इंडिया हारती थी तब भी पत्थर खाने पड़ते थे। तो एक निरंतरता के साथ, एक जिसको आप कहिए पाकिस्तान के विचार का जो पोषण 70 साल से वहां पे हुआ भीतर से, और उसके जब लक्षण सामने आते थे तो एक नकारने की एक प्रक्रिया, एक सामरिक सोच, एक स्ट्रेटेजिक विजन के रूप में सामने लाई जाती थी कि इसको आप देखो नहीं। तो ये निरंतरता के साथ होता रहा है। सिर्फ मेडिकल कॉलेज की कुछ छात्राओं ने जो अभी वहां पे किया, ये सिर्फ वहां पे नहीं हुआ होगा, और भी इंस्टीट्यूशंस में हुआ होगा। और आप ये कहिए कि ये वायरल हो गया और इसके कारण लोगों के सामने आ गया कि भैया वहां की, जब हमारे होम मिनिस्टर वहां पे थे तब क्या घट रहा था, सड़कों पे क्या घट रहा था, मोहल्लों में क्या घट रहा था, मस्जिदों की मैं बात ही नहीं करूंगा, और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे क्या हो रहा था। तो इसलिए ये जो हुआ है, ये एक बार फिर से जो हम अपने
अंदर, अपनी बॉडी के अंदर एक किस्म की एक बीमारी है, उसके साथ हमारा साक्षात्कार हो रहा है। अब ये हम तक है कि हम इसको नजरअंदाज करें, इग्नोर करें और चलते रहें। तो जैसे कहते हैं ना कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन के बारे में बोलते हैं, दे आर साइलेंट डिजीजेस। आप इनको इग्नोर करोगे, सारी बॉडी को खराब कर देती है। इसी तरह से समाज के अंदर जब एक किस्म का एक अभियान चल रहा होता है, समाज को देश की मुख्यधारा से अलग करके और फिर डेमोक्रेसी के नाम पे और सेकुलरिज्म के नाम पे या नेशन बिल्डिंग के नाम पे ऐसी सारी प्रक्रियाओं को अंदर से पोषित किया जाता है, अंदर से जिसको आप कहिए प्रमोट किया जाता है। तो जब ये बहुत समय तक चलता है तो सामने ऐसा ही होता है। जब 1990 में निष्कासन हमारा हुआ, हम जम्मू आए और हम इस विषय के बारे में चर्चा करने लगे, तो पहला रिएक्शन जो हमारे राजनीतिक तंत्र का था, हमारी लीडरशिप का था, अक्रॉस, कि ये आप बाहर बोलो नहीं या आप एग्जेजरेट कर रहे हो। और जब हमने बोला कि ये कोई सांप्रदायिक राष्ट्रवाद वहां पे नहीं चल रहा है, ये कम्युनल नेशनलिज्म भी नहीं चल रहा है, एक जिहाद चल रहा है, इसका एक अपना एक आइडियोलॉजिकल एक स्वरूप है, और ये अगर आप इग्नोर करेंगे तो इसका फैलाव होगा। तो बहुत बार हमको दुत्कारा गया, बहुत बार हमको लताड़ा गया, हमको कहा गया कि आप देश का माहौल खराब कर रहे हो, ये कश्मीर में जो कुछ भी हुआ है। बहुत बार तो ये भी कहा है कि आप शायद एग्जेजरेशन कर रहे हो या इस सिचुएशन के लिए आप ही जिम्मेवार हो। तो जब हमने जिहाद के बारे में बात करना शुरू किया तो हमको ये कहा गया कि आप जिहाद के बारे में बात नहीं करो, ये कोई आप एग्जेजरेट कर रहे हो, एक एक्सट्रीम पोजीशन ले रहे हो, इस सिचुएशन को हम पॉलिटिकली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको वो आप स्पेस दे दो, और ये आपका राष्ट्रीय दायित्व है या ये एक नेशनल इंटरेस्ट है, आप हमको इसको हैंडल करने दो। तो हमने उनको कहा कि भाई जितना हमने अब इसके बारे में सोचा है, जितना हमने इसके बारे में पढ़ा है और जितना हमने इसके बारे में झेला है, दो बातें हमारी समझ में आ गई कि हमने उनको कहा कि भाई जातीय संहार को, जिनोसाइड को अगर इग्नोर किया जाता है तो ये डुप्लीकेट होता है, ये फैलता है, ये फैल जाएगा। और दूसरा हमने इनको कहा कि जो जिहाद का एक फैलाव है, जिहाद का उस वक्त फोकस कश्मीर घाटी था और जम्मू के आहिस्ता आहिस्ता से वो जम्मू के मुस्लिम बहुल एरियाज में फैलने का एक प्रयत्न कर रहा था। तो हमने उनको उस वक्त ये कहने की कोशिश की कि भाई ये फैल जाएगा। इस वक्त जो हम देख रहे हैं देश के बहुत सी जगहों पे, आपको ये बार बार ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जहां पे आपको ये दिख रहा होगा कि एक जिहाद का स्पिल ओवर पूरे देश में हुआ है ऑलरेडी, और साथ में जिनोसाइडल एट्रिशन का भी स्पिल ओवर आहिस्ता आहिस्ता से हो रहा है, जिसको आप देखेंगे कि बंगाल में बड़ा प्रखर रूप में वो सामने आएगा। आप इसके लक्षण केरला में भी देखोगे, और लगभग उस हर एक उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है सिग्निफिकेंट, वहां पे आप एट्रिशन की एक प्रोसेस को देखोगे, जिनोसाइडल एट्रिशन जिसे मैं कहता हूं। तो ये बेसिकली जो हुआ है इस बार, और इस बार इसकी चर्चा हुई, और मैंने आपको कहा कि मैं इसको एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मान रहा हूं, इसलिए कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, एक बिगर लेवल पे इस बात को देखा भी गया और इस बात के बारे में चर्चा भी की गई। 90s में इस बात को नकारा गया, इसको देखना ही पाप समझा जाता था, और कोई इसके बारे में बात करे तो उसको दुत्कार देते थे। तो ये एक डिफरेंस है। अब यही दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं आज के संदर्भ में, इसके बारे में जस्ट इनिशियली आप इसको प्रोवोकेशन कहिए या मेरा ओपनिंग, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जो हुआ, ये हमारे होम मिनिस्टर उस वक्त वहां पे थे, और ये उस वक्त हो रहा था जब जम्मू कश्मीर के पुंछ के सेक्टर में पिछले
आज तक अभी तक वहां पे एक एनकाउंटर चल रहा है। एक छोटा सा एरिया सुरनकोट मेंढर के जंगलों में लगभग दुश्मन के कब्जे में है। हर 2 दिन के बाद हम सुनते आ रहे हैं कि अब बस अगले 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। और ये उस जगह पे हुआ है जिसका जो 3 स्ट्रेटेजिक रोड्स को ओवरलुक कर रहा है, और जो भीतर है, जो एलओसी के भीतर का एरिया है, लगभग 12 से 15 किलोमीटर एलओसी वहां से दूर है। तो एक फुटहोल्ड एनिमी का है जहां पे वो पिछले 17 दिन से, जिसको आप कहें माइट ऑफ इंडियन आर्मी को विथस्टैंड कर रहे हैं और होल्ड ऑन कर रहे हैं उस जगह को। उस समय पे ये हुआ, और ये जो अभी आपने देखा, ये उसी मानसिकता का ही एक्सप्रेशन है जिस मानसिकता के कारण कश्मीर में पिछले हाल ही के दिनों में एक सिलेक्टिव किलिंग का दौर, जिनोसाइडल किलिंग्स का दौर शुरू हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता से एक ऐसा ये डर का माहौल बन गया कि हजारों की संख्या में जो बाहर से, कश्मीर के बाहर से जो भारतीय वहां पे नौकरी के लिए या आप कहिए रोजी रोटी के लिए, दिहाड़ी के लिए जो वहां पे काम करते थे, उन सबको भागना पड़ा। तो एक किस्म से हाल ही में जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन चल रहा था, तो इमरान खान का जो वहां पे रिकॉर्डेड भाषण वहां पे जो टेलीकास्ट किया गया, उसमें एक बात क्लियरली आप जब उस भाषण को सुनेंगे तो इमरान खान ने यह कहा कि अगर भारत सरकार उनके तरीके से बातचीत शुरू न करे, उनकी कंडीशंस पे, तो जंग हो सकती है। तो हमें तालिबान के टेक ओवर के बाद इमीडिएटली हम देख रहे हैं जिनोसाइडल किलिंग्स हो रही हैं, अंदर टेररिज्म को, टेररिस्ट एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड्स बनाने की कोशिश की जा रही है, और साथ में अब इसका बिल्कुल ये पाकिस्तान के मैच जीतने के बाद जो वहां पे हुआ, वहां पे एक बहुत बड़े वर्ग की मानसिकता क्या है वो सामने आ गई, और उन्होंने इसको डिस्प्ले किया। वो ऐसा नहीं है कि वो उसको डिस्प्ले नहीं करना चाहते थे, वो इसकी उद्घोषणा करना चाहते थे कि भाई आप देख लो, हमारी सोच ये है। ये कोई एक्सीडेंट से कोई ये बात नहीं आई, कहीं पे सीक्रेटली कुछ हो रहा था, किसी सीक्रेट किसी सेल में कोई सेलिब्रेशन हो रही थी। वहां पे जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उस इंस्टीट्यूशनल, पर्टिकुलरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में बिल्कुल एक जिसको आप कहें डिक्लेरेशन के रूप में ऐसी घटनाएं वहां पे हुई और जिसको उन्होंने सामने लाया। जी जी। जो आपने अभी बताया है, पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि आज मेरे साथ 2 भगवा आतंकवादी हैं जिनसे मैं चर्चा कर रहा हूं। ये इस्लामोफोब्स हैं, बिगट्स हैं, और इनके आतंकवादी होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इन्हें अपने घर छोड़कर जाना पड़ा है। तो ये नैरेटिव चलता है हमारे देश में कि जो विक्टिम है उसे एग्रेसर, उसे अटैकर, उसे ऑपरेसर बता दिया जाता है। मैं वो क्वेश्चन जो मैंने अभी डॉक्टर चरंगू से भी पूछा था, मैं सुशील पंडित जी से पूछना चाहता हूँ। पंडित जी, ये बच्चे मेडिकल कॉलेज में हैं, वहां पर ये इस तरह का जश्न मना रहे हैं। अब एक तरीका उसे देखने का है कि चलो बच्चे हैं तो क्या हो गया, सबकी अपनी अपनी फेवरेट टीम होती है, कि आप भी तो कभी दिल्ली को, कभी मुंबई इंडियंस को, कभी केकेआर को पसंद करते हो, तो उनको पाकिस्तान की टीम पसंद है। लेकिन क्या ये इससे गहरा कुछ है, इसका कुछ और प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज पर? नीरज जी, ये वो बात नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। 1983 में, 83 में श्रीनगर में भारत और वेस्ट इंडीज का एक मैच था। ये वनडे इंटरनेशनल था, और उस वनडे इंटरनेशनल में भारत की वो टीम जो अभी हाल ही में वर्ल्ड कप जीत के आई थी, आप समझिए, वर्ल्ड कप के फौरन बाद भारत में वेस्ट इंडीज के साथ 6 वनडे इंटरनेशनल खेले गए थे 1983 में, और उनमें से एक
श्रीनगर में आयोजित किया गया था। वेस्ट इंडीज की टीम के लोगों का ऐसा कहना है, एल्विन कालीचरण ने, क्लाइव लॉयड ने, विवियन रिचर्ड्स ने ये कहा कि हमें अपने होम ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज में कभी इतना समर्थन नहीं मिला जितना हमें श्रीनगर में मिला। हम हैरान थे कि हम कहां खेल रहे हैं। और भारतीय टीम ने कहा, मैं ये व्यक्तिगत वार्तालाप में से कोट कर रहा हूं, मैं सुनील गावस्कर के साथ बैठा था, हमारी लंबी बातचीत हुई और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई वो मैच मैंने जब खेला उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं कभी कश्मीर नहीं जाऊंगा किसी भी काम के लिए, खेलना तो दूर। और कहते हैं मैं जीवन में उसके बाद कभी कश्मीर नहीं गया। इतना अपमानित महसूस किया उस वर्ल्ड कप विनिंग इंडियन टीम ने जो कश्मीर में वेस्ट इंडीज के साथ खेल रही जी। और तब तो हमारा विस्थापन नहीं हुआ था। ये पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच था कश्मीर में और अब तक का आखिरी। और ये वो समय है जब हम अभी रह रहे थे और कश्मीर में वहां की स्थानीय पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का शासन था। और ये पसंद नापसंद की बात नहीं है, ये भारत और हिंदुओं के प्रति बहुत गहरी घृणा का प्रमाण है। और हम इस पर जितना मर्जी लीपापोती कर लें, हम इसको जितना मर्जी अपने को या किसी और को समझाने के लिए झूठ गढ़ लें, लेकिन जो सत्य है वो कहना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। हमारे गृह मंत्री वहां गए, उन्होंने घोषणा कर दी लंबी चौड़ी कि कश्मीर का युवा विकास चाहता है। मुझे मालूम नहीं वो एक रात पहले तकिए के नीचे क्या रख के सोए थे कि उनको ये इल्हाम हुआ कि कश्मीर का युवा विकास चाहता है। देश की मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले युवा विकास के चरम पर होते हैं अपने करियर के। बहुत कम लोगों को, बच्चों को, युवाओं को इस तरह के अवसर मिल पाते हैं। और जब आप किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, आप देश के खर्चे पर पढ़ते हैं और इसके लिए आप देश के प्रति कृतज्ञ होते हैं। लेकिन वहां जो आपने देखा और दुनिया ने देखा, वो कृतज्ञता की पराकाष्ठा थी। और हमारे गृह मंत्री हमें समझा रहे थे कि वहां का युवा विकास चाहता है। और कितना विकास कराएंगे गृह मंत्री जी, और कितने युवा इस विकास में झुकेंगे आप, और हम कितना प्रपंच करेंगे, कितना पाखंड करेंगे, कोई सीमा है? यदि आप सच नहीं बोल सकते, आपकी मजबूरी है कि आप गृह मंत्री हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आप राजनीति में हैं, आपको 10 बातें सोचनी पड़ती हैं, आप सच नहीं बोल सकते तो कम से कम चुप रहिए। आपकी कनपटी पे किसी ने तमंचा रखा है क्या कि आप झूठ बोलें? जी लेकिन ये एग्जैक्टली मेरा भी यही आदत पड़ गई। हमें झूठ बोलने की आदत पड़ गई और उसी आदत के चलते हम गाहे बगाहे बहुत आसानी से झूठ बोल देते हैं और वो झूठ साफ दिखाई पड़ता है, लेकिन हमें उसके विषय में कोई संकोच नहीं होता, कोई शर्म नहीं आती, कोई लज्जा नहीं होती। तो ये एक ऐसी विडंबना है कि आज तक कश्मीर में जो हुआ 90 के बाद 32 वर्ष हो गए, यह देश उसको स्वीकारने को तैयार नहीं कि वहां हिंदुओं का जातीय संहार हुआ, हिंदुओं से घाटी खाली करा ली गई,
और हिंदू केवल इसलिए भगाए गए क्योंकि वो हिंदू थे। इसी पाखंड और प्रपंच के कारण आज भी जब वहां पे हिंदू इस बात की पुष्टि करके कि ये हिंदू है, ये सिख है, निशाने पर लिए जाते हैं, मारे जाते हैं, तो देश में कभी कभी इस पर आश्चर्य होता है, क्योंकि हम पिछले 30-32 साल से ये पाखंड करते आ रहे हैं देश के सामने कि वहां जो हो रहा है वो दरअसल भटकाव है, अलगाव है, किसी तरह का मनमुटाव है, शिक्षा का अभाव है, साधनों की कमी है, दिल्ली की दिल से दूरी है। इस तरह की बकवास करते हैं हम लोग। जी। बकवास खिलाकर, ये बकवास खिला खिलाकर इस देश को अनजान रखा हुआ है, खुद को भ्रम में रखा हुआ है और कश्मीर को रसातल में धकेलते जा रहे हैं खुद अपने हाथों से। पंडित जी, वहां की हुर्रियत को पाला, 32 वर्ष वहां की हुर्रियत को, 30 वर्ष कह सकते हैं, पाला। इस सरकार ने भी 6 साल पाला, 7.5 सालों में से सैकड़ों करोड़ रुपया हर साल खर्च करके पाला। आपको मैं एक उदाहरण दूं, मेरी पिछले जो डीजीपी थे कश्मीर के, डीजीपी वैद साहब, उन्होंने अपने संस्मरण सुनाते हुए कहा था कि जब वो डीएसपी थे 90s में, तो एक एनकाउंटर में उनके हाथ में गंभीर चोट लग गई थी। सरकार ने उनका ढंग से इलाज नहीं किया, उनको छुट्टी लेकर अपने खर्चे पर अपना इलाज कराना पड़ा। जबकि उसी समय इसी गिलानी को लेकर के भारत सरकार का स्पेशल प्लेन मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल ले गया सरकारी खर्चे पर। वहां उनका देश के बेहतरीन डॉक्टर्स ने इलाज किया मुफ्त में। ऐसे दामादों की तरह पाला गया है उन लोगों को जो सर से पांव तक हमारे खून से रंगे हैं, जो कश्मीर में जिहाद के सरगना हैं और हमारे जातीय संहार का नेतृत्व करते थे। जी। तो इस देश के राजनीतिक नेतृत्व ने, इस देश की व्यवस्था ने और उस व्यवस्था की आम राय ने कश्मीर में जिहाद को पाला है और उसके बारे में झूठ बोला है। जी पंडित जी, आपकी आवाज कम आ रही है। जी, आपकी आवाज कम आ रही है, कुछ डिस्टरबेंस आ रही है बीच में, कुछ किट किट जैसा कुछ आवाज आ रही है बीच में। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं कि किसी दूसरे यंत्र से जुड़ूं। आप, हो सकता है इसमें कुछ दिक्कत हो। ठीक है जी। मैं अपने डॉक्टर चिरंगू से प्रश्न लेता हूँ। डॉक्टर साहब, जो हम ये बात कर रहे हैं, जो अभी पंडित जी ने भी बताया, एक तरह से डिनायल मोड में है। डिनायल मोड है कि जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता और रिलीजन जैसे हैं। वो जो गांधी जी ने 100 साल पहले पढ़ाया था वो आज तक चल रहा है। लेकिन उस समय कम से कम 1920 में हमें ये नहीं पता था कि पार्टीशन होगा कि नहीं होगा। अब हम देख चुके हैं कि पार्टीशन हो चुका है। तो आज इस तरह के भ्रम में रहना, इस तरह से अपने ही समाज को बेवकूफ बनाना कि जिहाद नहीं है, और मैं इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल हर रोज देखता हूँ। मुझे याद है एक बार मैंने कश्मीरी हिंदुओं पे एक एग्जीबिशन लगाई थी चंडीगढ़ में। तो वहां पर मैंने एक वो डॉक्यूमेंट्री प्ले की जो अशोक पंडित जी ने बनाई हुई है कश्मीर के ऊपर। तो ठीक बनी हुई थी डॉक्यूमेंट्री, लेकिन लास्ट में वो एक लाइन स्क्रीन पे आती है, टेरर हैज नो रिलीजन। तो वो जो अब मैं भूल रहा हूँ 20 मिनट से कम की थी शायद वो डॉक्यूमेंट्री, वो उसमें कश्मीरी जो
वहां से निकल के आए वो बता रहे हैं कि हमारे साथ जिहाद हुआ है। बेनजीर भुट्टो का क्लिप चलता है कि ये मुजाहिदों की औलादें हैं, लेकिन लास्ट में एक लाइन, वो भी एक वो व्यक्ति जो उसी समुदाय से आता है, वो एक लाइन लिख देता है, टेरर हैज नो रिलीजन। तो सारा जो काम किया था उसमें जीरो हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा, अब ये अपना जो गृह मंत्री हैं वो जाके आते हैं और बोलते हैं कि सूफिज्म कश्मीर की देन है हमारे देश को, जैसे मानो कोई बहुत अच्छी चीज हो। तो ये जो एक अपने ऊपर ओढ़ा गया इग्नोरेंस है, अपने ऊपर ओढ़ा हुआ अज्ञान है। चलिए वो एक इलेक्शन के लिए हम सोच सकते हैं कि कोई स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने देश के लोगों को, और जैसा आपने बोला कि वहां पर एरिया जहां हर रोज हमारे जवान मर रहे हैं, क्या कैनन फॉडर की तरह उन्हें यूज किया जा सकता है सिर्फ इसलिए कि हम इतना साहस नहीं कर पा रहे कहने का कि हमारे लिए जो ये मोहम्मदवाद है, जो इस्लाम है, वो एक ऐसी चुनौती है जो हमारी सभ्यता को, हमारे धर्म को, हमारे देश को निगलना चाहता है, समाप्त करना चाहता है। तो इस पॉलिटिकल करेक्टनेस के चलते या क्षुद्र राजनीति के चलते क्या हम कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं? और दूसरी चीज जो मेरा मेन क्वेश्चन है कि यदि ऐसे ही चलता रहा कि हमारे जो नेता हैं जिन्हें हम समझते थे कि हमारे लिए काम करेंगे, अगर वो इसी प्रकार भ्रम में डालते रहे तो कब तक हम सरवाइव करेंगे? ये जो मैंने समय का क्वेश्चन पूछा, वो हम उसको दो परिप्रेक्ष्य से देख सकते हैं। पहला ये कि अब जैसे जैसे चेंज आ रहा है, सोशल मीडिया उठा है, नैरेटिव चेंज करने का प्रयास हो रहा है, लोगों के अंदर, लोगों को सच्चाई पता लगनी शुरू हुई है। तो यदि ये मोमेंटम हम बिल्ड कर पाते हैं तो हम इस चुनौती का निवारण कर सकते हैं। एक तो ये है, एक सिनेरियो हुआ है कि हम इस चुनौती से जीत पाएंगे। दूसरा है कि अगर हमें हमारे, जिनसे हम अपेक्षा कर रहे थे कि हमें उचित मार्ग पे लेके जाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, वो हमें इस तरह, वो कहते हैं ना, टेकिंग अस टू द स्लॉटर हाउस अगर करते रहेंगे या थ्रोइंग अंडर द बस करते रहेंगे, तो कब तक हम सरवाइव करेंगे? तो दो अलग अलग तरह से एक ही क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जी, जहां तक आपने जो आपके प्रश्न का पहला भाग है कि ऐसा जो आपने उदाहरण दिया कि हम भी कभी कभी भुक्तभोगी होते हुए भी ऐसी बातें करते हैं जिनका सत्य के साथ कोई सरोकार नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? और फिर उसको हम वी लिव दैट एज ए कॉन्सेप्ट, हम उसको एक विचार के रूप में उसको अब जीते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जो भी आप के माध्यम से बहुत बार ये बातें हुई है, एक बहुत बड़ी बात है जिसका हमको, कम से कम पहले हमको, फिर हमारे इर्द गिर्द जो हमको सुनने वाले हैं उनको, और फिर जो लार्जर सोसाइटी या लार्जर नेशन है, विक्टिम्स का सबसे बड़ा एनिमी इनकॉम्प्रहेंशन ऑफ द प्रॉब्लम होता है। अगर वो अपनी प्रॉब्लम को इनकॉम्प्रहेंड करे या उसके लिए एक अल्टरनेटिव रियलिटी को कंकॉक्ट करे जो वस्तुतः रियलिटी नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी एक डिनाइल की एक परिस्थिति बन जाती है और आहिस्ता आहिस्ता विक्टिम खुद ही विक्टिम कोलैबोरेटर बन जाता है। एक जिसको आप कहिए स्लेव ड्राइव मेंटलिटी बन जाती है। स्लेव ड्राइव मेंटलिटी में होता है कि स्लेव हैं और एक स्लेव उनको चलाने वाला है, और जो वो स्लेव ड्राइवर है उसको कुछ ज्यादा मालिक देता नहीं है, कभी कभी उसके कंधे पे हाथ रखता है, उसको देख के मुस्कुराता है। ये दिस टाइप ऑफ अ विशियस माइंडसेट गेट्स डेवलप्ड। तो पहली बात यह है कि इनकॉम्प्रहेंशन है। मैं आपको इनकॉम्प्रहेंशन के बारे में इस तरह से उदाहरण के तौर पे बता सकता हूं। हम जब 60s में या अपने पेरेंट्स से पूछते थे कि, या अपने लोगों से, पढ़े लिखे लोग थे, ऐसी बात नहीं है, तो हमको बोलते हैं कि मुस्लिम कम्युनलिज्म को अंदर से नरिश किया जा रहा है, ये कहां ले जाएगा? जो एक व्यवस्था बनी, उस व्यवस्था में शेख उबला के आने के बाद ही मुस्लिम कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म लाने का एक टूल है, इस तरीके से कहा गया। मुस्लिम कम्युनलिज्म को प्रोत्साहित करना, उसका पोषण करना, उसको एम्पावर करना, उसको पावर में लाना, यह कहा गया
कि इससे मुस्लिम कम्युनलिज्म खत्म हो जाएगा और सेक्युलरिज्म आ जाएगा। अच्छा, ये बात जब हम कहते तो हमको जो नॉर्मल आर्गुमेंट हमारे बुजुर्ग देते थे, मैं हिंदुओं के डिस्कोर्स की बात कह रहा हूं, और वो हिंदू दे डिडंट स्टैंड, दे वर द ओनली रेजिस्टेंस अगेंस्ट पाकिस्तान देयर। मैं उनमें वो कहते थे कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ट्रेडिशनली एक मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम इंटरेस्ट की पार्टी है, ये तो बड़ी मेहनत करके समझा बुझा के हमने इसको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस में चेंज किया, और इसमें कश्मीर के हिंदू ने एक रोल प्ले किया, एक क्रिटिकल रोल प्ले किया, जिसका बड़ा एक इंपैक्ट भी रहा। लेकिन वो कहते थे चूंकि इसकी मोरिंग्स कम्युनल हैं, ये एकदम से बदलेंगी नहीं, इसलिए डेमोक्रेसी और सेक्युलर सिस्टम में रह के ये आहिस्ता आहिस्ता ये बदलाव आएगा। तो फॉर्मुलेशन क्या थी कि डेमोक्रेसी और एम्पावरमेंट अपने आप में एक विचार का परिवर्तन कर सकती हैं, एक आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। ये जो ये मैं बात बोल रहा हूं, ये उस वक्त हमको इसका, हम उतने पढ़े लिखे नहीं थे, या उतना हमको लगता था कि ये तो बात ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से हमको समझ में आया कि एक स्ट्रेटेजिक सोच है, एक अनटेस्टेड प्रीमाइज पे, इसके पीछे कोई रिसर्च नहीं हुआ कि भैया अगर ऐसे करोगे तो फिर ऐसा होगा। ये एक विशफुल थिंकिंग थी, और ये विशफुल थिंकिंग टोटलिटी दुनिया में लिबरल सोसाइटीज में होती है, क्योंकि सामने एक मॉर्टल कम्बैट है, सामने एक रिलेंटलेस, रुथलेस, एक इरेशनल वॉर है, और आप एक रैशनल क्रीचर हो, एकदम से आप समझ नहीं पाते हो कि कैसे करें। आप अपने तर्क ढूंढते हो इसके साथ जूझने का, इसके साथ करने का। एक एस्केप रिएक्शन बिल्ड हो जाती है, जहां पे आप ये कहते हो कि हम प्रॉब्लम को सरकमवेंट करें। हम ये नहीं कहें कि मुस्लिम कम्युनलिज्म एक रियलिटी है, हम ये कहें कि वहां पे डेमोक्रेसी कम थी, इसके कारण मुस्लिम कम्युनलिज्म बढ़ा। मुस्लिम कम्युनलिज्म एक रिएक्शन है। हम ये कहते थे कि भाई मुस्लिम कम्युनलिज्म एक इनसिक्योरिटी का एक्सप्रेशन है, इसलिए सिक्योरिटी आ जाएगी तो मुस्लिम कम्युनलिज्म खुद खत्म होगा। उस मुस्लिम कम्युनलिज्म का जो आधार है, जो उसके आधार बिंदु हैं, हम उनको कंटेस्ट नहीं करना चाहते थे। हम उनको कंटेस्ट इसलिए भी नहीं करना चाहते कि एस्केप करना चाहते थे, दैट वुड, उसके कारण एक बिगर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हमको लगता था हम जा रहे हैं। हमको लग रहा था कि जो एक नॉर्मेलिटी है, अपरेंट नॉर्मेलिटी है, ये भी छिन्न भिन्न हो जाएगी, और हमको ये भी लगता था कि शायद युद्ध का समय नहीं आया है और हम अभी इंतजार करेंगे, तो पोस्टपोन करते रहे। तो दोनों बातें होती हैं, इनकॉम्प्रहेंशन, एक एस्केप रिएक्शन, जो विक्टिम सोसाइटीज होती हैं। और मैं समझता हूं 1000 ईयर ओल्ड जीनोसाइडल वॉर है ये, जाति समार हिंदुओं का 1000 साल से चल रहा है। इसका हिंदुओं की सबसे, जो आप कहिए सबसे कमिटेड लीडरशिप है, उन्होंने इसको माना नहीं, इसको पोस्टपोन किया। आप अभी भी अगर आप हिंदू लीडरशिप से बात करेंगे, वो कमरे के अंदर तो बोलेंगे कि हाँ ये सत्य है, लेकिन व्यवहार के तौर पे हम इसको पब्लिकली नहीं बोल सकते। स्ट्रेटजी के तौर पे हमको इसको नहीं बोलना चाहिए, या टैक्टिक्स के तौर पे हमको इस निष्कर्ष को लोगों से दूर रखना चाहिए। और जब मैंने इसका अपने तरीके से विश्लेषण किया, मुझे लगता है ये एस्केप रिएक्शन है, एक डर है इस बात को मानने का कि एक युद्ध चल रहा है, और आई एम नॉट इन अ स्टेट ऑफ पीस, आई एम इन अ स्टेट ऑफ वॉर, एंड द स्टेट ऑफ वॉर नेवर वेंट अवे, इट वाज ऑलवेज देयर। इस बात को समझना कि एक युद्ध कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, निरंतरता के साथ चल रहा है, और जो मुझे ये शांति का एक भ्रम है, मुझे इसको तर्क करना है, इसको अगर फाइट करना है, हम सब लोग उस शांति के भ्रम में रहना चाहते हैं, और उसके कारण कुछ देर हमको लगता है कि यार ये टाइम तो निकल गया, पोस्टपोन करना चाहते हैं निष्कर्ष को, लेकिन ये घटनाएं उसके कारण घटती रहती हैं और समाज का कोई रिस्पॉन्स बनता नहीं। इसलिए ये जो पहली बात है, इसमें दोनों बातें हैं जो आपने कही। तो अब रही बात हमारे पूरे सिस्टम में इतने साल से इसका साक्षात्कार क्यों नहीं हुआ, हम क्यों नहीं इसको समझ पा रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी।
मैंने आपको पिछले साक्षात्कार में भी शायद कहा कि जब 90 में मैं निकला, मुझे यह लग रहा था कि मुझे इस्लाम के बारे में बहुत ज्यादा मालूम है, लेकिन निकलने के बाद मुझे लगा कि मुझे इस्लाम के बारे में कुछ मालूम नहीं था, इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मुझे वो भ्रम इसलिए था कि मैं मुसलमान के भीतर रह रहा था, मैंने एक्सपीरियंस किया था मुस्लिम पॉलिटी को, मुस्लिम सोसाइटी को, मुस्लिम पॉलिटिक्स को। तो इसके कारण मुझे लग रहा था कि मुझे एक्सपीरियंशियल लेवल पे भी और शायद इंफॉर्मेशन लेवल पे भी मेरी जानकारी ज्यादा है। लेकिन जितना जितना इंफॉर्मेशन नेटवर्क इंफॉर्मेशन फ्री होती गई, उतना उतना मुझे मालूम पड़ा कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। यह सिलसिला अभी भी हिंदू समाज के एक बहुत बड़े वर्ग में है कि मुस्लिम हिस्ट्री के बारे में, इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में, इस्लामिक एक्सपेंशन के बारे में, भारत में इस्लाम के इन्वेजन के बाद क्या क्या हुआ, इसके बारे में जानकारी बहुत कम है। ये एक बात है। और दूसरी बात यह है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बहुत बार ये बात चली कि भाई इस्लाम कैसे यूरोप में घुस गया अंदर। अगर वहां पे मटेरियल प्रॉस्पेरिटी बेटर थी, इवन मिलिट्री पावर बेटर था, वो कैसे घुस पाए अंदर, इतना अंदर। तो वहां के राइटर्स ने ही, वहां के एनालिस्ट ने ही, हिस्टोरियंस ने ही जो उन्होंने ये कहा कि भाई ये बेसिकली एक यूरोप में जब इस्लाम तब आया जब यूरोप एक डार्क पीरियड से, एक ब्लैक पीरियड के बीच में से जा रहा था। और वो पीरियड इसलिए आया था कि जर्मन बारबेरियंस ने हमला किया था बाकी यूरोप पे, फ्रांस पे, बाकी चीजों पे। उसके कारण जो अंदर एक त्रासदी थी और अंदर एक उसके कारण कमजोर हो गए थे, तो इस्लाम अंदर घुस पाया। लेकिन बाद में आजकल के जमाने में कुछ लोगों ने जो उस पर रिसर्च किया, पर्टिकुलरली मेडिटेरेनियन सी के जो सी बेड था, उस पर जो जहाज उनको आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द शिपरेक्स जो वहां पे थे, उनको देखा, उन्होंने देखा यार हजारों की संख्या में है। तो फिर यह निष्कर्ष निकाला कि इससे पहले कि इस्लाम लांग गया मेडिटेरियन को, उससे पहले ही सारे ट्रेड रूट, मेन ट्रेड रूट यूरोप का खत्म कर दिया गया था। इट वॉज बीइंग डिस्ट्रॉयड। और जो डार्क टाइम आया था वो इसके कारण आ गया था कि यूरोप का ट्रेड ही खत्म हो रहा था, यूरोप का ट्रेड ही खत्म हो गया था। तो फिर लोगों ने कहा कि भाई इस बात को छुपाया क्यों गया, और निष्कर्ष निकाला, बिल वार्नर तो कहते हैं डर के कारण स्कॉलर्स ने बात नहीं की। और इस वक्त डर भी है, और जो इस्लामिक मनी है एजुकेशन सिस्टम में, ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम में, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में, भारत की आप बात ही नहीं कीजिए। भारत में तो स्टेट ही कमिटेड है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाई जाए जहां पे देश के बारे में घृणा का माहौल बने। तो यहां की तो बात ही नहीं है। तो दो बातें हैं, वो ये कि जब तक ना हम सब लोग, अब जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन एक ऑन द स्ट्रोक ऑफ अ माउस हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, इसका उपयोग करके जब तक ना वो जागृति लाएंगे, और इस युद्ध को नजरअंदाज करके ये खत्म नहीं हो जाएगा, ऑस्ट्रिच बन के ये खत्म नहीं होगा। ये खत्म नहीं हुआ, बहुत बार हमने प्रयत्न किया ये खत्म हो जाए। हमने बोला कि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में हम लोगों को झोंक दे, इसमें पार्टीशन हो जाए, मुसलमान अपना देश बना दे, तो हम इस युद्ध से बच जाएंगे। हम इस युद्ध से नहीं बचे। 23 से 27% पॉपुलेशन पाकिस्तान की, उस वक्त के अनडिवाइडेड पाकिस्तान की हिंदू सिख थी, कहां है आज? झोंक दिया, वी पेड द प्राइस। और हमने समझा कि यहां पे शांति आएगी, शांति नहीं आई। हमने अपनी हिस्ट्री को चेंज किया, हमने पास्ट को चेंज करने की कोशिश की, शांति नहीं आई, शांति नहीं आएगी, क्योंकि युद्ध चल रहा है। इसलिए शायद एक और हमारे सामने जो हाल ही में घटनाएं हुई हैं, भारत सरकार के सामने भी और हमारे सामने भी, एक बार एक चेतावनी फिर से है कि प्रॉब्लम को सरकमवेंट करके, प्रॉब्लम से आंखें मूंद करके ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। एक युद्ध चल रहा है, इस युद्ध का मुकाबला करना। बिल्कुल ठीक बात है जी। पंडित जी, मैं डॉक्टर चिरंगू ने पहले पार्ट का आंसर दे दिया, मैं दूसरे पार्ट का आंसर एक जो ढूंढने का प्रयत्न कर रहा हूं कि ऑब्वियसली हमारे पास कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है कि हम देख के कुछ प्रिडिक्ट कर सकें उसमें से, लेकिन अभी जो स्थिति है, दो
दो तरफ से काम हो रहा है कि एक तो जो अभी डॉक्टर चिरंगू ने बोला कि पहले लोगों को पता ही नहीं था कि इस्लाम क्या है, रूट कॉज क्या है इन प्रॉब्लम्स का, कि मोहम्मदवाद क्या है, किस प्रकार का व्यक्ति था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जिसने ये सब किया। तो इग्नोरेंस थी, वो हमारे ऊपर थोपी गई जैसे भी था, उस इग्नोरेंस के कारण हमारे अंदर शत्रुबोध था ही नहीं। लेकिन अब शत्रुबोध जागा है कुछ कुछ परसेंट ऑफ सेक्शन में, भले ही वो छोटा है बड़ा है वो एक डिबेटेबल हो सकता है। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा, लोगों में अवेयरनेस आएगी, वैसे वैसे हम इसको जीतने का प्रयास कर सकते हैं। एक तो ये एक ऑप्शन है कि विद इंफॉर्मेशन, विद इनफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनिमी, विद इनफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैटल फील्ड, हम इसको जीतने का प्रयास करेंगे और हो सकता है कुछ साल में जीत जाए। दूसरा सिनेरियो है कि हम अपनी कोशिश कर रहे हैं छोटे छोटे लेवल पे, कोई गिलहरी की तरह, कोई किसी भी तरह से, लेकिन जिन लोगों के ऊपर दायित्व है इसका, जो नेता हैं, अगर वो एक डिनायल मोड में रहेंगे, बल्कि वो पहले से ज्यादा अपीजमेंट और नरिशमेंट कर रहे होंगे जिहादी एलिमेंट्स की, तो इसका अर्थ है कि हम इस बैटल को लूज करने वाले हैं एज अ सिविलाइजेशन। तो आइदर ऑफ द केसेस में आप कोई टाइम फ्रेम देखते हैं कि इतना होगा या ऐसे कर सकते हैं? म्यूट है आप। जी नीरज जी, मैं इस विषय में अटकल के सिवा और क्या कर सकता हूं। हम अपने अपने अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि हम लोग भले ही धीरे धीरे शत्रुबोध से परिचित हो, उसका आभास होने लगे, उसका आकार प्रकार थोड़ा मन मस्तिष्क में उभरने लगे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में अभी भी शत्रुबोध नहीं आया है, संकट बोध नहीं आया है। आज भी इस विषय में बहस भी हो रही है और इसको सीधे सीधे इससे आंखें भी मूंदी जा रही हैं, इसको नकारा जा रहा है। बहुत से लोग चिंतित हैं और अभी मानने को तैयार नहीं है कि जो हमारे साथ घट रहा है वो वाकई ये है या कुछ और है। अब जहां तक हमारे नेतृत्व का सवाल है, आपने पूछा, हमारे पास इससे बेहतर अवसर कोई और नहीं हो सकता था इस शत्रुबोध को, इस संकट बोध को समझने का और समझाने का। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज का नेतृत्व बिल्कुल तपा तपाया, पका हुआ, इस भट्टी में से पक करके निकला हुआ नेतृत्व है। बल्कि वही नेतृत्व ये जागरण का काम कर रहा था, दशकों तक, पीढ़ियों से लगा हुआ था, एक संगठन, एक आंदोलन के माध्यम से। तो आज कम से कम इस नेतृत्व को समझाने की, बताने की आवश्यकता आपको और मुझे नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो नीतियां हैं, जो निर्णय हैं, वो इसके ठीक उलट चल रहे हैं। मुझे ये निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि अगर आप एक दो अपवाद छोड़ दें, बल्कि उन अपवादों के कारण मुझे भी बहुत उम्मीद बंधी थी 2 साल पहले कि शायद यह बात समझ आ गई है, पल्ले पड़ गई है कि इसके बिना अब चारा नहीं है। लेकिन उसके बाद का जो व्यवहार रहा, उसके बाद की जो नीतियां रहीं, वो किए कराए पे पानी फेरने वाली रहीं। वो एक कदम आगे बढ़कर 1.5-2 कदम पीछे हटने वाली रहीं। वो लगभग अब ऐसा लगता है कि मानो किसी मजबूरी में लिया गया निर्णय था और उसको लेकर के अब कोई ग्लानि या अपराध भाव है और उसको ठीक करने, उसको पलटाने की अब जुगत सोची जा रही है कि किसी और तरीके से उन बातों को रेस्टोर किया जाए, आधा पौना ही सही। परिस्थितियां ऐसी हैं। अब जहां तक समय की बात है, ये बड़े भयावह अनुमान है। ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर
ऐसा लगता है कि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी सेना है और जनसंख्या का अनुपात इतना जबरदस्त है, तो और इतना साधन, इतना सैन्य है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। मैं केवल 2 उदाहरण दूंगा आपको। पंजाब में जब महाराजा रंजीत सिंह का सिख शासन आया तो सिखों की संख्या पंजाब की पूरी जनसंख्या में 10% भी नहीं थी, सिंगल डिजिट में थे। पंजाब का बहुमत तब मुसलमान हो चुका था और जो गैर मुस्लिम जनसंख्या थी उसका 1/4 भी नहीं था सिख। और तब एक सिख राज्य स्थापित हुआ महाराजा रंजीत सिंह के नेतृत्व में, क्योंकि जितने सिख थे वे सभी सक्रिय थे। जितना खालसा था वो पूरा उस आंदोलन में, उस युद्ध में जान हथेली पर लेकर वीरता से लग गया था। और ऐसी स्थिति में उन्होंने एक राज्य स्थापित कर लिया। उन्होंने कश्मीर को भी पठानों से छुड़ा लिया। उन्होंने पठानों को उनके घर के अंदर जाकर दबोचा। हरि सिंह नलवा को आज भी याद किया जाता है। तो ये एक सुखद उदाहरण है जहां पर प्रतिकूल संख्या होते हुए भी हम प्रिवेल करते हैं, क्योंकि हम सचेत हैं, हम तैयार हैं, हम कटिबद्ध हैं। तो संख्या या साधन अपने आप में पर्याप्त नहीं होते किसी भी युद्ध का, किसी भी कॉन्टेस्ट का निर्णय तय करने में। दूसरा एक प्रतिकूल उदाहरण है अभी का। अफगानिस्तान में 3.5 लाख सेना थी। वो अमेरिकी साजो सामान और टेक्नोलॉजी से सुसज्जित थी। उसके पास साधनों की कमी नहीं थी, उसके पास राज्य की सत्ता थी और उसके साथ पूरी दुनिया के सभी देशों का समर्थन और मान्यता थी। क्या हुआ? 15 दिन नहीं लगे साहब। एक दिन मजार शरीफ गिरा, दूसरे दिन हेरात गिरा, तीसरे दिन कंधार गिर गया, जलालाबाद पहुंचे और काबुल गिर गया। 15 दिन नहीं लगे। मानो वो सेना भाप की तरह उड़ गई और सामने 40-50 हजार लड़ाके थे। न वर्दी थी, न कोई कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर था। छोटे छोटे समूहों में टिड्डी दलों की तरह आए। उनको आज तक मान्यता नहीं मिली है, चीन तक ने नहीं दी है जो उनके समर्थन में खड़ा है, कतर तक ने नहीं दी है। और ये युद्ध मैदान में नहीं हारा गया, ये युद्ध मेज के आर पार दोहा में हारा गया, तश्तरी में रख के उन्हें सौंप दिया गया। तो एक बड़ी संख्या, बहुत सारा औजार सामान, टेक्नोलॉजी, राज्य की सत्ता, साधन, विश्व की मान्यता, ये सब धरे के धरे रह गए। ये हमारे आंखों के सामने घटा हुआ उदाहरण है। पंजाब का महाराजा रंजीत सिंह का शासन तो खैर उस बात को 200 वर्ष से ज्यादा हो गए, वो हमने किताबों में पढ़ा हो, लेकिन ये तो हमारा आंखों देखा है ना। और ये जो 15 दिन का समय नहीं लगा, मैंने एक क्लिप देखी जिसमें हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समझा रहे थे हमको कि भैया डरने की बात नहीं है, तो कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक ठाक होगा। ये सुरक्षा के तंत्र के शिखर पर बैठा हुआ मस्तिष्क था, हमारी देश के सुरक्षा के शिखर पर बैठा हुआ मस्तिष्क, जो हमें समझा रहा था
कि ये सब बेकार की बातें, कुछ होने वाला नहीं है, एकदम ठीक ठाक चाक चौबस्त है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में इस देश की सुरक्षा है और ऐसे ऐसे मस्तिष्क इस देश को चला रहे हैं। तो मैं तो अनुमान लगाते हुए भी संकोच करता हूं कि आखिर क्या होगा, क्योंकि जो मुझे खबरें मिलती हैं, जो मेरा आकलन है, जो मैं अनुभव करता हूं अपने आसपास, तो शत्रु की तैयारी खूब है। वो इसके लिए बहुत समय से तैयारी कर रहा है और वो किसी के भरोसे नहीं बैठा है। उसे मालूम है कि इस देश में सेना कितनी है, इस देश में पुलिस कितनी है, इस देश का ब्यूरोक्रेसी कैसी है, नौकरशाह कैसे, न्यायालय कैसे काम करते हैं, पूरा जो सूचना का तंत्र है उसमें किस किस से अनुमति लेनी होती है और अनुमति कैसे आती है, कैसे नहीं आती है, कब तक नहीं आती है। हम भी इसी भ्रम में थे। डॉक्टर श्रृंगू आपको बताएंगे 1990 में निकलने से महीना भर पहले तक नहीं किसी ने सोचा था कि निकलना पड़ेगा, और जब निकले भी थे तो सोच रहे थे कि कुछ हफ्तों की बात है, वापस आ जाएंगे। 32 वर्ष हो गए, कैंपों में पड़े हैं, और ये उस देश का हाल है जो एटॉमिक पावर है, 125 करोड़ से ज्यादा का जन है, दुनिया की बेहतरीन 3-4 फौजों में एक फौज है, और हम सुरक्षा परिषद में जाने की आकांक्षा रखते हैं। देश को ही नहीं, दुनिया को चलाने का हम दम भरते हैं। हम चाहते हैं कि हमें अवसर मिले, हम दुनिया के भाग्य का निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में एक परमानेंट मेंबर, स्थायी सदस्य के रूप में करने का हमको अवसर मिले। तो ऐसे देश का ये हाल है कि हताश होकर के देखते हैं कि फिर से वहां से पलायन हो रहा है। हताश होकर के देखते हैं कि सीमा के अंदर भीतर घुसाया है शत्रु, और उससे लड़ते लड़ते आज तीसरा हफ्ता हो गया है। दर्जनों सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इस पर आज वस्तुस्थिति क्या है, देश की व्यवस्था देश को बता नहीं रही है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे केवल इतना आग्रह करना उचित रहेगा कि आज भी जो इस गफलत में है, जो आपको और मुझे कोसेंगे ये कहने के लिए कि आप अलार्मिस्ट हो गए हैं, आप देश के नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और आप गुस्ताखी कर रहे हैं शान में कि ऐसा नेतृत्व आपको ढूंढने पे नहीं मिलेगा। मन्नत मांग मांग करके ऐसा नेतृत्व मिलता है, कहीं धागे बांध बांध करके, पीढ़ियां घुटने रगड़ रगड़ के ऐसा नेतृत्व लाती है, और आप इन्हीं से प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा तो वास्तविकता से आंखें चार करने की आवश्यकता है, और ईश्वर न करे ऐसी परिस्थितियां हों जैसी बंगाल में हुई। किसने सोचा था बंगाल के उस भाजपाई समर्थक को के दिमाग में भी नहीं आया होगा कि देश में प्रधानमंत्री हमें ऐसा मिला है और गृह मंत्री इतना यशस्वी और इतना प्रभावी मिला है, तो मैं अपने घर पर झंडा लगा दूं तो कल ये घर फूक जाएगा और मुझे भागना पड़ेगा परिवार के साथ जंगलों में, या अपने परिवार की स्त्रियों को बाल पकड़ के घसीटते हुए देखना, बेइज्जत होना मुझे देखना पड़ेगा, केवल इसलिए क्योंकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं या मैंने घर पर उसका झंडा लगाया था। किसने सोचा था? लेकिन बदलते परिदृश्य देर नहीं लगती है और जमीन और आसमान उलट पलट जाते हैं, जिंदगियां खराब हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। तो ये परिस्थितियां हैं, ये बहुत भयावह परिस्थिति है, ये छोटी मोटी परिस्थिति नहीं है, और ये लगातार बिगड़ती जा रही है।
ये लगातार बिगड़ती, ये सुधर नहीं रही है जी। अगर सुधार की तरफ हम बढ़ भी रहे होते तो एक आश्वस्ति थी, एक धैर्य रखा जा सकता था। मुझे बहुत से लोग कहते हैं, अरे भैया 70 साल पुरानी बीमारी है, धैर्य रखो धैर्य रखो। मेरा केवल उनसे इतना ही अनुरोध होता है कि धैर्य व्यक्ति तब रखे जब आपने दिशा ठीक पकड़ी हो और आप आश्वस्त हो कि देर सवेर ही सही आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब आप देख पा रहे हैं कि आप उल्टी दिशा में चल रहे हैं, आप समस्या में और गहरे धंसते जा रहे हैं, तो आप धैर्य किस बात का रखेंगे? ठीक बात है। मेरा जो आज हम ये चर्चा कर रहे हैं उसमें मैं यही जानने का प्रयास कर रहा था कि जो आज मेडिकल कॉलेज के बच्चे वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं, कल वो इस देश में अगर फैलेंगे, जब फैलेंगे, सरकारी नौकरी लेंगे, कहीं हॉस्पिटल में होंगे, तो वो वहां पर किस माइंडसेट से इलाज करेंगे? क्या हम उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं? एक दूसरी चीज, ईश्वर ना करे उनके हाथ किसी भारत के सेना के जवान की जिंदगी आ जाए जिसमें इतनी घृणा हो इस देश के सेना के प्रति, वो अगर गलती से किसी देश के सिपाही का इलाज कर रहा हो, क्या करेगा? एग्जैक्टली, यही मैं पूछ रहा हूं। और दूसरी ओर देखिए, ये तो एक एस्पेक्ट है जो हमने कल देखा, और जो डॉक्टर चिरंगू ने बोला कि ये तो एक हमें पता लग गया। पता नहीं ऐसे कितने होंगे जो हमारे अंदर ही अंदर से दीमक की तरह खाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे देश को, हमारे समाज को। और दूसरी ओर जो हम ये अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं कि हम मुस्लिमों को सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, हम उनके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड है जो आज तक किसी ने नहीं किया। IAS IPS की फ्री कोचिंग दी जा रही है। तो यदि इस प्रकार के भविष्य का निर्माण किया जा रहा है जहां पर हम मुजाहिदों के रहमो करम पर होंगे कि प्रशासन में भी वो बैठे हैं, हॉस्पिटल में स्कैल्पल लेकर भी वो बैठे हैं, तो हम किस तरह के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं? ये हमारे लिए, पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और आज जब हमने अनाउंस किया था तो मुझे कुछ लोगों के फोन आए स्पेशल कि जब आप चर्चा करें तो उसमें आप कोई सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करें। तो मैं उनसे एक निवेदन ये कर रहा था कि जागरण अपने आप में सॉल्यूशन का एक पार्ट होता है, लेकिन मैं फिर भी पहले डॉक्टर चिरंगू के पास चलता हूँ कि डॉक्टर साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि एक अंधी खाई है, हम बचने का प्रयास भी करें तो पीछे से कोई है जो धक्का मार रहा है कि जाओ तुम उसमें गिरो। तो हम इसमें से हम क्या कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? कि दो एरियाज हैं। एक तो डायरेक्टली पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पे हम आ जाए। पॉलिटिकल जो राजनीतिक तंत्र है उसमें एक फिनोमिनन है जहां पे आपको अब कांग्रेस मुस्लिम लीग बनता हुआ दिख रहा है क्लियरली, और आपको भाजपा कांग्रेस बनता हुआ दिख रहा है। ब्रॉडर फिनोमिनन ये है। अच्छा, अब इसमें जो रूलिंग पार्टी है भाजपा, उसमें मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, और यह कहा जाता है कि ब्रॉडली इंडिया में कांग्रेस को बदलने के लिए एक जो हिंदू पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का एक, जिसको आप कहें कंसोलिडेशन हो गया, या उसमें एक अपना एक फर्मेंट आया, उसके कारण ये पॉसिबल हो सकी चेंज नेशनल लेवल पे। इसलिए भले ही मोदी ने कभी ये ना कहा हो कि मैं हिंदू लीडर हूं, भले ही अमित शाह ने कभी ये ना कहा हो कि मैं हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव, या भाजपा ने कभी ऐसी उद्घोषणा नहीं की कि भाई हम हिंदू पार्टी हैं, लेकिन जनरल एक इंप्रेशन यह है कि हिंदुओं के लिए पॉलिटिकल अल्टरनेटिव बीजेपी है, कांग्रेस नहीं है। क्योंकि कांग्रेस इवन हार में भी नॉर्मल पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, अपनी नॉर्मल पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ नहीं जा रहा है। वो अभी भी जैसे एक कैप्चर्ड, आइडियोलॉजिकली कैप्चर्ड पार्टी है, वो उस दिशा में जा रहा है। नाजीज से कभी जब जर्मनी जंग हार रहे थे तो उस वक्त एक प्रपोजिशन देने के लिए बहुत लोग उनको आए, उन्होंने कहा कि भाई आप सरेंडर कर दो, अभी आप जंग अब हार रहे हो, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, तो आप ऐसा करो कि किसी तरीके से आप सरेंडर करो तो बच जाएगा। तो आप क्यों इतना, हो सकता है आपको अपनी कंट्री, कम से कम जर्मनी बच जाए,
जो हिटलर पूरे विश्व पे कब्जा करना चाह रहा था, उसके लिए कम से कम जर्मनी का कोई हिस्सा या जर्मनी बच जाए। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो जो नाजी आइडियोलॉग्स थे उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो आइडियोलॉजिकल मिशन है और हम तो कम से कम फाइनल सोल्यूशन जीव्स का तो हमने कर ही दिया है, तो हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाएंगे। तो जिन लोगों ने ये बातें, उन्होंने जैसे लगा कि जैसे ये कब्जे में है, जैसे कैप्चर्ड है, इनमें ये भूत सवार हो गया है कि हमको इसी दिशा में चलना है, अगर इसमें मृत्यु भी आ जाए वो कोई मानवता का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की ऐसी ही बात है, कांग्रेस उस दिशा में जा रही है कि अगर ये खत्म भी हो जाए, उनको लग रहा है वो कोई मानवता का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग का भी एक विकृत स्वरूप की राजनीति की दिशा में जा रही है और भाजपा कांग्रेस की दिशा में जा रही है, और हम ये समझ रहे हैं कि हमारे लिए हिंदू पर्सपेक्टिव से भाजपा एक बेटर चॉइस है। तो इसलिए बहुत बार हमको लगता है कि इस ऑप्शनलेसनेस में हम क्या करें, तो कुछ समय और दे दें। हो सकता है मोदी जी अगर ये नहीं कर रहे हैं, अमित शाह जी ने नहीं किया, या संघ के शीर्षस्थ नेतृत्व कुछ और बातें कर रहे हैं, हो सकता है इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक एक पर्सपेक्टिव हो। तो अपने निष्कर्षों को अब पोस्टपोन करते हैं, और जितना जितना पोस्टपोन करते हैं उतना उतना अपने आप को पैरालाइज भी करते हैं। पैरालिसिस, पॉलिटिकल पैरालिसिस इस वक्त हिंदू का सबसे घातक रहेगा, क्योंकि दूसरे साइड के जो दुश्मन है वो अपनी तैयारी कर रहा है, वो युद्ध की घोषणा कर भी चुका है और अपने तरीके से इस युद्ध को वेरियस फ्रंट्स पे अब वो लड़ भी रहा है। दूसरे साइड से ये हुआ कि आप देखेंगे कि हिंदू लीडरशिप या हिंदू जो पॉलिटिकल या हिंदू जो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशनल सेटअप है वो एक असमंजस की परिस्थिति में है, पैरालाइज्ड है। ये परिस्थिति जम्मू कश्मीर में बनी जब पीडीपी और बीजेपी का अलायंस था। उस वक्त भी जितना जितना डेमोग्राफिक असॉल्ट, कम्युनल असॉल्ट जम्मू पे बढ़ा महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में, उतना उतना हिंदू लीडरशिप पैरालिसिस डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी। रसाना का जो इवेंट हुआ उसके बाद वो पैरालिसिस टूट गया, और उसमें जब लोगों ने निष्कर्ष किया कि भले बीजेपी साथ दे या न दे, हमको इस अभियान को चलाना है। मुझे लगता है, मेरे हिसाब से हमारी तरफ से क्लियरली एक क्लियर कट लेवल पे एक नरेटिव बिल्ड होना चाहिए कि भैया अगर मुस्लिम कम्युनलिज्म या आप कहिए एंटी नेशनल पॉलिटिक्स ऑन वन साइड असेंडेंस पे है, ऊपर जा रहा है, और दूसरे साइड से गवर्नमेंट और राजनीतिक तंत्र एक पैरालिसिस की सिचुएशन में है, तो हम समझते हैं कि बीजेपी इन पावर विद हिंदू पैरालाइज्ड और बीजेपी आउट ऑफ पावर विद हिंदू एटलीस्ट एक्टिव, हमारे पास ये दूसरा विकल्प बेटर विकल्प है। आपके पास समय कम है अपनी प्रायोरिटीज को तय करने का। हमारा एक विश्लेषण है, हमारा एक तर्क है, हमारा एक कि भाई बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं जो कांग्रेस ने भी नहीं की थी जो अब हो रही हैं, तो हमारे पास एक टाइम फ्रेम कम है ये डिसाइड करने का कि भाई क्या आप हिंदू के बेसिक सर्वाइवल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में सक्षम हो कि नहीं। अगर आप नहीं हो तो हमको विकल्प ढूंढने पड़ेंगे, फिर आपका पावर में रहना या नहीं रहना इसका कोई मतलब नहीं है। ये मैसेज हम कैसे दे सकते हैं? आपने सॉल्यूशन की बात की, ये मैसेज कैसे जा सकती है, ये इसके बारे में आगे आने वाले समय में सोचना है। ये पब्लिकली डिस्कस करने वाली बात नहीं है, लेकिन एज ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मैंने आपके सामने बात की। अगर बीजेपी पावर में रहे और हिंदू इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क पैरालिसिस में रहे, उससे बेटर कंडीशन है कि बीजेपी पावर के बाहर हो और कम से कम हिंदू इंस्टीट्यूशनल, हिंदू सिविल सोसाइटी, हिंदू ऑर्गन्स ऑफ द सोसाइटी वो एक्टिव हो, वो समाज के डिफेंस के लिए खड़ा हो जाए। ये हमारे लिए बेटर सोच है। ये मैसेज हम कैसे दे सकते हैं?
इसके बारे में सोचना भी पड़ेगा शायद इस तरह से बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं सॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में जो हमको समझनी चाहिए वो ये हमको समझनी चाहिए कि प्रॉब्लम राजनीतिक तंत्र में ही नहीं है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में है। वो क्या होता है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में? प्रॉब्लम यह है कि जब मोदी जी पहली बार कश्मीर गए प्रधानमंत्री बनने के बाद, उन्होंने अपने भाषण के अंत पे भारत माता की जय नहीं बोला, जय हिंद नहीं बोला। यह किस स्ट्रेटेजिक सोच के तहत, किन लोगों ने उनको एडवाइस किया कि यह बोलने से फायदा होगा, यह नहीं बोलने से फायदा होगा? आप कश्मीर आ रहे हो और कश्मीर में आपको जो कर्सरी, जो नॉर्मल एक बात थी कि कोई भी प्रधानमंत्री आता तो बाद में वो जय हिंद बोलता था, आपने वो नहीं बोला। इसके पीछे सोच क्या थी? अगर पार्टी में आपको यह एडवाइस दी गई थी तो इसका क्या कंटेंट था, उस एडवाइस का कंटेंट क्या था? और अगर आपको सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने यह कहा आप नहीं कहो, तो उन सिक्योरिटी एडवाइजर्स की सोच क्या है? जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स जिसको आप सैक्रोसैंक्ट कहेंगे नेशन बिल्डिंग के बातें, जैसे आप पार्लियामेंट के मेंबर बनते हो, आप शपथ लेते हो, कोई बोलेगा शपथ लेने की क्या जरूरत? कोई बोलेगा इससे क्या होता है शपथ लेने से? आप भारत माता के या भारत के संविधान पे हाथ रख के कोई बात कहते हो मैं करूंगा, उससे क्या होता है? संविधान में हाथ रखने से क्या होता है? और अगर आप हाथ नहीं रखोगे तो उससे तो ज्यादा बेटर डेमोक्रेसी चलेगी, बाकी लोग भी आ सकते हैं इसमें, और आप ये बात मानोगे। इसी तरह से कोई व्यक्ति आपको बोलता है प्रधानमंत्री हो कि आप कश्मीर जाइए और कश्मीर में अपने भाषण के अंत में जय हिंद नहीं कहिए। ये जो एक सोच है, थिंकिंग, ये स्ट्रेटेजिक सोच है, ये एक स्ट्रेटेजिक एडवाइस है, या तो पॉलिटिकल लेवल पे दी गई है या तो सिक्योरिटी के लेवल पे दी गई है। ये एक बात। ये कौन लोग हैं अंदर? कौन लोग हैं जिन्होंने मुशर्रफ फार्मूला को बनाया और मुशर्रफ फार्मूला को इतना आगे ले गए कि मनमोहन सिंह को मुशर्रफ के हटने से पहले, हटने के बाद उन्होंने कहा कि सोल्यूशन विद पाकिस्तान वाज अ सिग्नेचर अवे। जो मुशर्रफ फार्मूला बना वो वाजपेयी के टाइम पे बना। जो मुशर्रफ फार्मूला बना उसको संघ ने समर्थन दिया इनडायरेक्टली। वो लोग अंदर बैठे हैं, उनकी सोच का कंटेंट क्या है? जब इस वक्त अमित शाह जी वहां गए, ये किसने उनको बोला कि कश्मीर का सूफीज्म भारत के देश को एक देन है? किस सूफीज्म की वो बात करते थे? 3 स्ट्रीक्स है सूफीज्म की वहां पे, कुबरवी, नक्शबंदी और सोहरावर्दी। इनमें से कौन सा स्ट्रीक है जो प्रोसिल्टाइजिंग नहीं है? इसमें कौन सा स्ट्रीक है जो जीनोसाइडल नहीं है? ये किन सूफीज की बात कर रहे हैं? अब बात ये इतनी ही नहीं है कि अगर हो सकता है इनके ध्यान में कुछ ऐसे लोग हो जिनको उनको लगता है मॉडरेट है, लेकिन ये फॉर्मुलेशन किसने दे दी है? ये कहने से क्या होता है? क्या मुसलमान आपकी तरफ आता है? आप क्या रोकते हो? आप किस चीज को प्रिवेंट करते हो? आप किस सपोर्ट को बढ़ाते हो? तो बात यह है कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के लेवल पे मैं आपको, आप थोड़ा बहुत डिमोरलाइज हो सकते हैं। हम जब यहाँ पे आर्मी के साथ बहुत बार सेमिनार्स में गए तो एक बार हमने 16th कोर का ऑपरेशन मैनुअल वहां पे देखा। उसमें जो इंट्रोडक्टरी पेजेस में कश्मीरी हिंदू के बारे में और जम्मू के हिंदू के बारे में वही लिखा गया था जो हुर्रियत वाले प्रचार करते थे। मेरे पास कॉपी है उसकी, कभी आपको पढ़ाऊंगा, इस वक्त ये विषय नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रेटेजिक सोच है कि भाई आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री को चेंज कीजिए, उससे हिंदू मुस्लिम भाईचारा आएगा। अगर ये स्ट्रेटेजिक सोच है तो प्रॉब्लम वहां पे है जी। ये किसने, ये कौन इनको बोलता है कि पाकिस्तान ने युद्ध की उद्घोषणा की है? तालिबान आ गया अफगानिस्तान में और यहां पे एस्केलेशन हो गई है। आप देख लीजिए हमारे स्टेट में हमने पाकिस्तान का नाम लेना भी बंद कर दिया है। आप देख लीजिए यूएन जनरल, आप देख लीजिए हम पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करते हैं। हम दुनिया को यह नहीं बोलते हैं कि पाकिस्तान इज अ स्कर्ज ऑन द वर्ल्ड। हम किसी और दिशा में जा रहे हैं। तो ये बहुत सी बातें हो रही हैं कि भाई पुंछ में कुछ हो रहा है, इसके बारे में चुप करो।
ये बोलो नहीं, ये स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव किसका है? कौन ये बोल रहा है कि इससे फायदा होगा? तो हमारे बहुत समय से स्ट्रेटजी के रूप में ऐसी ऑप्शंस को प्लांट किया गया है नेशन बिल्डिंग की थिंकिंग में, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में, जैसे वी कैन नॉट चेंज अवर नेबर्स। ये पॉलिसी में इट इज इनग्रेन्ड इनटू द पॉलिसी, जैसे a stable पाकिस्तान इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ये मैं अपने घर की बात नहीं बोल रहा हूं, ये डिक्लेयर्ड पॉस्टुलेट्स है। ये लोग कौन ये पॉस्टुलेट्स लाते हैं? जिसका हिस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं हो, और जिसका इस वक्त की परिस्थिति के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हर हफ्ते, हर 15 दिन के बाद आर्मी के कोई ऑफिसर बोलते हैं कि अब इतने टेररिस्ट हैं और इतने अब हमने एनकाउंटर्स किए हैं। फिर इसको कंपेयर करता है पुराने टाइम के साथ, और फिर यह बोलता है कि अब हालात बदल गए हैं। यही तो अमित शाह जी ने भी नहीं किया ना अभी, कि पुराने एक टाइम को, टाइम लिमिट में कितने टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही थी, कितनी घटनाएं, टेररिस्ट घटनाएं हो रही थी, कितने लोग मारे जा रहे थे, और फिर इस वक्त बीजेपी के टाइम के टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंपेयर किया और कहा कि देखिए ये हमारे टाइम पे इंप्रूवमेंट हो गई। ये कौन इनको बोलता है कि ये पैरामीटर्स होते हैं टेररिज्म को एसेस करने के लिए? मैं आपको यहां पे कहना चाहता हूं कि 9/11 से पहले जो ग्लोबल टेररिज्म के स्टैटिस्टिक्स थे, दे वर एक्चुअली गोइंग डाउन। 87 में ग्लोबल एक्सपर्ट्स बोलते हैं, 1968 से 1987 तक जिन्होंने एनालाइज किया है, उन्होंने कहा कि 1987 में पीक ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म आ गया। बाय दैट लॉजिक 9/11 होना ही नहीं चाहिए था। और अगर इसी लॉजिक को ले लें, इस एक महीने से पहले जब आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया, उसके बाद तो टेररिज्म लगभग स्टॉप हो गया था कश्मीर में। एकदम से टेररिज्म कैसे फिर शुरू हो गया? एकदम से एस्केलेशन कैसे हो गई? तो ये पैरामीटर्स ही है, ये पैरामीटर्स, इनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है आपको भ्रम में रखने का। सतपाल मलिक पुराने गवर्नर ने कहा, सिर्फ सेक्रेटरीट की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 25,000 सिर्फ जमात इस्लामी के सिंपथाइजर्स हैं। अहले हदीस का, हुर्रियत का, जब किसी ने इस पर बात ही नहीं की है। 2 लोगों को उन्होंने अरेस्ट, मान लीजिए केस कर दिया या रेस्टिकेट करेंगे। आपका पूरा मेडिकल कॉलेज का या आपका पूरा मेडिकल एजुकेशन का सिस्टम किस तरह से इन सिंक विद नेशनल इंटरेस्ट आएगा, उसके लिए आपके पास क्या योजना है? या आप हमको दिखाने के लिए कि आप एक्ट कर रहे हो, इसलिए 2 लोगों को आपने ले लिया। तो वो जो लोग बोलते हैं कि एक्शन को डिटर करो या एक्शन को प्लान नहीं करो, उन लोगों की ही यह सोच है कि भाई कश्मीर, जम्मू कश्मीर में सेपरेटिस्ट सोच को विन ओवर किया जा सकता है बाय अपीजिंग इट, बाय मेकिंग प्रीमियम टू सेपरेटिज्म। और नेशनलिस्ट को आप इग्नोर कीजिए। मुझे बताइए, अमित शाह को किस व्यक्ति ने यह एडवाइस दे दी कि आप वहां पे बिंद्रू के घर पे नहीं जाओ, जिसको, जो वहां पे रह रहा था, जिसको मारा गया? आपको हिंदू के घर नहीं जाना है। पिछले, जब से भाजपा पावर में, ये कैंप पे नहीं गया कोई लीडर इनमें से गया है तो मुझे बताइए। ये कौन इनको सजेशन देता है कि अगर आप ऐसा करेंगे इससे आपकी सेक्युलर इमेज बन जाएगी, अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आप नेशनल यूनिटी को फर्दर करेंगे? जो वो स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक के लेवल पे, चाहे वो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में है या चाहे वो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, वो सबसे बड़े दुश्मन वो है। इनके बारे में लोगों को सचेत करना। तो बेसिक बात है कि किसी तरीके से हमको यह समझना है कि मैलेज इसलिए नहीं है कि आम कार्यकर्ता धोखा दे रहा है, भाजपा का, संघ का, हिंदू कार्यकर्ता। मामला इसलिए भी नहीं है कि, इसलिए भी प्रॉब्लम नहीं है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रो इंडिया लोग नहीं है। मामला इसलिए है कि आपकी फॉर्मुलेशंस गलत हैं, आप गलत तरीके। किसने अमित शाह जी को यह बोला कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद आप सेलिब्रेट नहीं करो जम्मू कश्मीर के राष्ट्रवादी तत्वों को, आप बोलो कि आप चुप करके बैठो। इस सोच के पीछे क्या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी, क्या पॉलिटिकल थिंकिंग थी, और क्या इस पे कोई विमर्श, इस पे कोई रिथिंकिंग हो रही है?
तो दो लेवल पे, राजनीतिक तंत्र पे शीर्षस्थ लेवल पे जो लीडर्स हैं उनको कैसे हम कम्युनिकेट करें कि भैया आपसे आहिस्ता आहिस्ता से जो कहीं पे भी होप है वो खत्म हो रही है, आप अपने आप को करेक्ट करो। दूसरा इसी का अंग है शीर्षस्थ नेतृत्व संघ का, उनको कहा जाए कि आपका पर्सपेक्टिव जो हिंदुत्व के बारे में है, हिंदू जिसको आप कहेंगे उत्थान के बारे में है, वो पर्सपेक्टिव ठीक नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव है। ये किस तरह से हम एक्सप्रेस कर पाए उनके पास, हम उनको कैसे कह पाएंगे कि बेसिक फॉर्मुलेशंस गलत है, हम उनको कैसे कह पाए, इससे आप मुसलमान को भी नहीं जोड़ सकते, जो मुसलमान जुड़ना चाहता है आप उसको नहीं जोड़ पाते। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कश्मीर घाटी में जिन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी मूवमेंट लड़ी, वो कहते हैं कि अगर यही करना था भाजपा को, फिर आर्टिकल 370 क्यों हटाया। वो मुसलमान जो लाइन क्रॉस करना चाहते हो, आप उसको भी बोल रहे हो कि मैं तो उन्हीं तक की तरफ हूं, वो बोलता है कि यार फिर तो मैं दोनों साइड से फंस गया। ये भी उन्हीं को प्रोत्साहित कर रहे हैं जिनको पुराने प्रोत्साहित कर रहे थे। तो एट द लीडरशिप लेवल टारगेट करना चाहिए एंड एट द स्ट्रेटेजिक लेवल बेसिक फॉर्मुलेशंस को टारगेट करना चाहिए। अगर हम ये 5-6 महीने कर पाते हैं तो एक प्रेशर बिल्ड हो सकता है। जी, ठीक है। पंडित जी, सेम क्वेश्चन आपसे भी है कि सॉल्यूशंस की ओर चले अगर, तो क्या कर सकते हैं? डॉक्टर साहब ने एक आइडियोलॉजिकल अप्रोच, एक प्रिंसिपल अप्रोच की बात की, जो बहुत जरूरी है कि हम अपने इस पूरे पर्सपेक्टिव को, अप्रोच को कैसे सुधारें, अपनी समझ को कैसे ठीक करें, और वो समझ हमारे निर्णयों में और हमारी नीति में क्रियान्वित हो। लेकिन एक इमरजेंसी इंटरवेंशन के तौर पर मैं सीखना चाहूंगा जो विश्व स्तर पर इसके अनुभव हैं। लिबरल डेमोक्रेसी कहे जाने वाले फ्रांस ने पिछले दिसंबर में, अभी साल भर नहीं हुआ है, कुछ घटनाओं को लेकर के प्रतिक्रिया में अपने तंत्र में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने कानून बनाए हैं, उन्होंने बहुत सारी रेड लाइंस खींची हैं, वो भी अपने आप को युद्धग्रस्त मानते हैं। आज वहां लगभग 10% पहुंच चुकी है यह संख्या, जो भीतर ही भीतर समाज को ये चुनौती बनी हुई है। तो हमें अपने कानून में, अपनी कानून साजी में, अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फौरन बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और ये नी-जर्क रिएक्शन प्रतिक्रियावश नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल आश्वस्ति के साथ सोच समझ कर होना चाहिए। मैं नी-जर्क की बात कर रहा हूं, मुझे याद आता है 1984 में भारत के एक राजनयिक को, रविंद्र हरेश्वर महात्रे को, यूनाइटेड किंगडम में JKLF ने अपहरित करके उसकी हत्या कर दी थी। उसका अपहरण किया था मकबूल बट को छुड़ाने के लिए, जो उस वक्त तिहाड़ जेल में था। उसको फांसी की सजा हुई थी और किसी ना किसी वजह से टाल मटोल करके उसको फांसी नहीं दी जा रही थी। समय पर दे दी गई होती तो रविंद्र हरेश्वर महात्रे इस तरह नहीं मारे जाते। लेकिन जब उनका शव मिला तो हफ्ते भर के अंदर इंदिरा गांधी ने मकबूल बट को लटका दिया। तो ये प्रतिक्रिया में आपने एक काम कर दिया, लेकिन व्यवस्था में कुछ बदलाव नहीं किया। यही कारण है कि आज भी देश के साथ द्रोह मुनाफे का सौदा है, इसमें नुकसान नहीं होता। कश्मीर में आपने इस पर प्रीमियम रखा है, तो फेंस सिटर्स को भी आपका मैसेज यही है कि साहब, आप पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे तो ये देश घुटनों पर आकर आपसे पूछेगा कि भाई आपकी क्या खिदमत की जाए, आपको कैसे राजी किया जाए, आप कैसे खुश होंगे। तो सोच में परिवर्तन लाना है और हमारी जो दंड व्यवस्था है उसमें परिवर्तन लाना है। मेरा ये मानना है कि इस देश के विरुद्ध
जो भी कोई काम करता है, काम करता पकड़ा जाता है, बोलता लिखता पाया जाता है, उसको इस देश की नागरिकता से वंचित किया जाना चाहिए। और नागरिक होने के जितने भी लाभ होते हैं, एक नागरिक होने का जितना भी सम्मान होता है, वह सब उससे छीन लिया जाना चाहिए। वो एक स्टेटलेस सिटीजन की तरह यहां रहे और निगरानी में रहे। ये एक आवश्यक कदम हो। माफी मांगने से बात निपट जाए ऐसा न हो। 1991 में एक घटना हुई, डॉक्टर चंगू याद करेंगे, कि हजारों जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों ने एक याचिका संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजी थी, यूनाइटेड नेशंस में। इसमें आला अफसर भी शामिल थे, मझोले और निम्न स्तर के अफसर भी शामिल थे। उस याचिका में संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील की गई थी कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए। ये सरकारी कर्मचारी थे। इन सरकारी कर्मचारियों के 6 सरगना थे, उनको चुन करके नौकरी से बाहर कर दिया गया। तब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। केवल एक सांकेतिक रूप में, थोड़ा धमकाने के लिए कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो सब के सब 2008 में अपने सारे वेतन, सारे भत्तों, सारी पदोन्नति, सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स के साथ बहाल हुए। वो 6 के 6। जी हाँ, सभी। इतने वर्ष उन्होंने कोई काम, 17 साल कोई काम किए बिना, सारा वेतन, सारे भत्ते, सारी पदोन्नति और सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स के साथ वो बहाल किए गए। प्रशासन ने माफी मांग करके उन्हें हार पहनाकर वापस लाया। ये शिकंजा है हमारी व्यवस्था पर जिहाद का, और हमारी सोच पर, हमारी नीतियों पर, हमारे नेतृत्व पर जिहाद का। तो हमने अपनी व्यवस्था को पहले ठीक करना है। हमारी व्यवस्था बिल्कुल सड़ गल गई है और इसमें इतनी भीतरघात है, इसमें इतनी घुसपैठ है कि आप इस व्यवस्था के भरोसे कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं चला पाएंगे। मैं अभी किसी के, एक सुरक्षा सलाहकार के मुंह से सुन रहा था कि, और डॉक्टर संगू ने भी बताया कि अगर प्रशासन में 80-90% लोग जमात के और हुर्रियत के समर्थक बैठे हैं, तो क्या करें भाई, सबको एक साथ निकाल भी नहीं सकते। ये कमाल की मजबूरी है, ये गजब की मजबूरी है। मुझे अर्दोगान याद पड़ता है, 4 साल पहले टर्की में जब कू हुआ था, उसने एक रात में 32 विश्वविद्यालयों पर ताला डलवा दिया था। 1, 2, 2, 4, 8, 10 नहीं, 32 यूनिवर्सिटीज पर, और हजारों सेना के अफसर गिरफ्तार कर लिए थे, उन्हें पर्च किया गया था। कमाल है, यहां 2 साल से ज्यादा हो गया 370 को निरस्त किए हुए, आपको 1 दर्जन लोग नहीं मिले वीड आउट करने के लिए पूरे प्रशासन में से। वो गिलानी का दोतरा जो रिसर्च ऑफिसर बना था, वो अब निकाला गया है। आपने अपने गठबंधन शासन में उसको बिना इंटरव्यू, बिना परीक्षा के नौकरी पे रखा था। तो ये जो लकवा मारा हुआ है हमारी सोच को, आंखों देखे हम जीती मक्खी निगलते हैं और उसको मजबूरी कहते हैं। ये हमको कहीं नहीं ले जाएगी सिवाय रसातल के। जी। तो हमें फ्रांस से सीखना पड़ेगा। फ्रांस ने इतना नहीं झेला है जिहाद को, लेकिन वो समझता है कि इसकी परिणति कहां है। हमें इसके लिए अब, जिसको कहते हैं कि आपातकालीन निर्णय लेने पड़ेंगे। अब ये सामान्य काल नहीं है, ये भीषण काल है, भीषण काल। क्योंकि हम ठीक इसके भीतर हैं, हमारी नाक के बहुत नजदीक है, तो हम शायद साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं,
लेकिन हम जिस परिस्थिति में है, यह देश जिस परिस्थिति में है, यह बहुत भीषण समय है और यहाँ एक एक निर्णय बहुत सोच समझ के लिया जाना आवश्यक है और बहुत कम समय बर्बाद किए हुए लिए जाना आवश्यक है, वरना सिर्फ हाथ मलते देखते रह जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। ठीक बात है जी। जी, दो चार प्रश्न है, अगर अनुमति हो ले लूं मैं। जी, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, जल्दी मैं सिर्फ 3 बातें कहना चाहता हूं मिस्टर। एक बात, ये समय आ गया है कि भारत को पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए। इसका सिर्फ वैल्यू कोई सिंबॉलिक नहीं है, इससे हमारी सारी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी और इससे हमारी सारी एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी ये एम्बिवैलेंस में से, एम्बिग्यूटी में से निकल के एक फोकस पे आ जाएगी। दुनिया को यह कहने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान इज नॉट जस्ट ए स्कार्ज फॉर इंडिया, पाकिस्तान इज ए स्कार्ज फॉर द इंटरनेशनल ऑर्डर। एक तालिबान जिसका नेतृत्व यूनाइटेड नेशंस में डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं, वो इस वक्त एक लेजिटिमेट नेशन स्टेट के प्रतिनिधि बन रहे हैं। इससे बड़ा खतरा इंटरनेशनल ऑर्डर को क्या हो सकता है? भारत सरकार को इस पे देर नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, कश्मीरी ये बहुत जरूरी है। अगर आप कहेंगे कि कोई भी ऑपरेशनल एक्टिविटी करनी है, वो दूसरी है कि भाई हिंदू जिनोसाइड, कश्मीर में हिंदू जिनोसाइड हुआ है, इसको औपचारिक स्तर पे मानना चाहिए भारत सरकार को, और ये कमिटमेंट करनी चाहिए कि न्यूरमबर्ग ट्राइब्यूनल क्रिएट किया जाएगा जल्द से जल्द। जो कश्मीर में घटा, जम्मू कश्मीर में घटा है, ये एक उदाहरण पूरे देश के लिए बनेगा। उसके लिए अनिवार्य है कि इनको एक जिनोसाइड लॉ लाना पड़ेगा। भारत एक बाध्य है, भारत ने जिनोसाइड कन्वेंशन का जो ओरिजिनल जिन्होंने इसको पारित किया उनमें से था, और बाद में पार्लियामेंट ने उसको प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जिनोसाइड को उन्होंने रेटिफाई किया, उसके बाद कानून नहीं लाया। ये दूसरी बात है। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हम टेररिज्म फेस नहीं कर रहे हैं। जो हमारे स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल थिंकर्स बोल रहे हैं हम टेररिज्म फेस कर रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ी एक विशेष एक बात है। वो बात यह है कि हम ये कहना चाहते हैं कि ये कुछ लोग कर रहे हैं, हम एक जिहादी वॉर फेस कर रहे हैं। इस जिहादी वॉर फॉर्म को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। भले ही जो लोग ये कर रहे हैं उनके लिए एक जिहादी वॉर फॉर्म है, वो एक जिहाद कर रहे हैं, एक युद्ध का तरीका है, और इसको जिहाद इसलिए मानना चाहिए क्योंकि हम अभी तक समझ रहे हैं जिहाद में सिविल सोसाइटी नहीं होती है। जिहाद में कोई कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी नहीं है। जिहाद में सिर्फ पूरा समाज पैरामिलिट्री सोसाइटी होता है और पूरे समाज को युद्ध करना होता है। और जिहाद में सिर्फ स्टेट उद्घोषणा नहीं होती है, समाज तय करता है कि जिहाद करना है, कि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती है। इसलिए जिहादी वॉर फॉर्म जब हम मानेंगे तो तब हम उस सारे तंत्र को, आपको जिसको बार बार हम कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में जिहादी एग्रीकल्चर को खत्म करना है जी। और ये एग्रीकल्चर है बीज से लेके जमीन को लगाने तक, उसको इरिगेट करने तक, जब तक टेररिज्म का पौधा खड़ा हो जाए, ये तब तक ये पूरा ये टेररिस्ट क्रॉप्स खड़ा हो जाए। तीसरी बात जो हमको कॉन्स्टेंटली कहनी चाहिए अपने स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट से, अपने पॉलिटिकल लीडर से, ये टेररिज्म नहीं है, ये जिहादी वॉर है। ये 3 बातें अगर हम कर पाएंगे तो हम पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट पे भी और स्ट्रेटेजिक एस्टैब्लिशमेंट पे भी एक प्रेशर रख सकते हैं कि भाई अब सिविल सोसाइटी के लोग हमारे हर एक कार्य को देख रहे हैं और हमारे एक्सरसाइज को लेके वो क्वेश्चन मार्क रख रहे हैं। वो अब उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उनको मिसट्रस्ट है हमारी कैपेबिलिटी में। जब तक ना हम ये बातें कहें तब तक वो प्रेशर्स नहीं आएंगे, या भीतर से जो सरकार में अच्छे लोग हैं उनको वो लिवरेज नहीं मिलेगी, उनको वो ओपनिंग्स नहीं मिलेंगी जो ओपनिंग्स उनको मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, ठीक कह रहे हैं कि हम बाकियों को कहते हैं कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करो, पर हम स्वयं करते ही नहीं हैं। इससे बड़ा दोगलापन, पाखंड है, विडंबना है।
ठीक कह रहे हैं। एक दर्शक है हमारे निशिकांत रेड्डी, वो कह रहे हैं, सर आई एम स्टार्टिंग अ लीगल फाइट टू हैव पॉलिटिकल ट्रायल्स एंड क्रिमिनल ट्रायल्स फॉर पीपल रिस्पांसिबल फॉर कश्मीर हिंदू जेनोसाइड, एनी सजेशंस? करना चाहिए, अगर गवर्नमेंट नहीं, पीपल्स ट्रायल्स करनी चाहिए, और उन पीपल्स ट्रायल का भी बेसिस होना चाहिए जिनोसाइडल कॉन्शियसनेस और जिनोसाइडल सिचुएशंस को कैसे टैकल करते हैं, होना चाहिए एक। सुशील जी कुछ कहना? हाँ, नहीं, in addition to what Dr. Srangu said, the regular peacetime criminal justice system is not capable of handling this kind of violence. That is for the peacetime civilized societies. Genocide unleashed by jihad, ये जो इसके जो क्राइम्स हैं, इसके लिए एक डिफरेंट प्रोटोकॉल चाहिए, एविडेंस का प्रोटोकॉल, प्रोसिक्यूशन का प्रोटोकॉल, पनिशमेंट का प्रोटोकॉल। इसी के लिए एक जेनोसाइड बिल लाना आवश्यक था, क्योंकि ये एक इतना हीनस और अलग तरह का क्राइम है कि इसको आप, क्योंकि जो रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो क्राइम्स को क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल विद एन इंडिविजुअल मोटिव देखता है। यहां मारने वाला और मरने वाला शायद एक दूसरे को जानते भी नहीं है, और वो समूह के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन के, प्रोसिक्यूशन के, विटनेस के, पनिशमेंट के जो भी आधार हैं एक रेगुलर सिविलाइज सोसाइटी में, वो यहां काम नहीं आते हैं। तो इसलिए हमें एक अलग प्रोटोकॉल इवॉल्व करना पड़ेगा अपने इस लीगल एफर्ट में। कृपया इसको फैक्टर इन कीजिए। जी। पंडित मिश्रा हैं, मात्र दांत पीस कर रहे जा रहे हम, जिन जोड़ने वाला संवाद, तीनों को सादर प्रणाम। प्रणाम पंडित जी, लेकिन दांत पीसना नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड काम करना है, और अच्छी बात है कि क्रोध आ रहा है और आना भी चाहिए। निशिकांत जी का है, सर इन 1971 पाकिस्तान आर्मी killed around 25 lakh Hindus. Why was there never any military trials conducted for Pakistan army officers and soldiers by Indian army after it defeated them? जी, बांग्लादेश में ट्रायल्स हो रही हैं। कहिए आप कहिए। नहीं, आप डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं कि बांग्लादेश में उसके ऊपर ट्रायल्स हो रही हैं। बांग्लादेश has proved itself to be a better democracy and a better criminal justice system. लेकिन भारत ने अभय दिया था उन पाकिस्तानी अफसरों और सोल्जर्स को। पहली बार ऐसा हुआ कि सरेंडर के बाद भी उन्हें साइड आर्म्स रखने की अनुमति दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी जान को बंगालियों से खतरा है, तो इसलिए हमें अपने बचाव के लिए कुछ छोटे फायर आर्म्स रखने दिए जाएं। भारतीय सेना ने उन्हें रखने दिया, उनको बड़ा खाना, जिसे आर्मी में कहते हैं, खिलाया गया, पाकीज़ा दिखाई गई, बहुत आराम से रखा गया, क्योंकि उन्होंने सरेंडर किया था। भारत ने वियना कन्वेंशन से भी 2 कदम आगे चल के आवभगत की, क्योंकि बहुत से ऐसे अफसर थे जो शायद तब यंग कमीशन्ड ऑफिसर रहे होंगे जब इस सेना का विभाजन हुआ था। कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ भारत रह गए, तो उन्हें अपनी पुरानी रेजिमेंट्स और पुरानी सेना और पुराना वो भाईचारा शायद अभी भी याद था। अब बहुत से लोग उसकी चर्चा करते हैं, रिटायर्ड सोल्जर्स। लेकिन हमने आई हुई हाथ में जो गर्दन थी वो निकल जाने दी, और उस जेनोसाइड का जो सबसे बड़ा दोषी था, जनरल टिक्का खान, बांग्लादेश में, पाकिस्तान ने उसे फिर बलोचियों की गर्दन मारने के लिए भेजा। बहुत एक्सपीरियंस था ना वो जेनोसाइड में। ये सॉरी जी। तो इसके नतीजे ये होते हैं, जब आप जेनोसाइड को पनिश नहीं करते, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, आप उसको रेप्लिकेट करते हैं। और उस वक्त की स्थितियां भी ऐसी थी कि क्योंकि पाकिस्तान कोल्ड वॉर में एक अमेरिकन एलाई था और दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी और फ्रीडम का झंडा अमेरिका और नेटो के हाथ में था, तो उनके जो पिट्ठू थे वो तो कोई वायलेशंस कर ही नहीं सकते थे, चाहे वो लैटिन अमेरिका के डिक्टेटर्स हों, चाहे अफ्रीका के डिक्टेटर्स हों, चाहे हमारी बगल में जो बैठा याहिया खान और अयूब खान जैसे डिक्टेटर्स हों। तो
आपको हैरानी होगी कि उस समय चिटागोंग में अमेरिकन का एम्बेसी का एक कॉन्सुलेट हुआ करता था। उन्होंने अपने स्टेट ऑफिस को, किसिंगर को, एक टेलीग्राम भेजा जिसमें उन्होंने डिटेल्स दिए, डोसियर बनाया कि उसको कहते हैं ब्लड टेलीग्राम। उस वक्त कॉन्सुलेट के जो चीफ थे उनका नाम था आर्चर ब्लड। पूरे के पूरे कॉन्सुलेट को बर्खास्त कर दिया गया कि आपने कैसे इसको रिकॉर्ड पे लाया, इस जेनोसाइड को, इस मेहम को, इस मैसेकर को। तो अमेरिका इस हद तक गया अपने स्टेट डिपार्टमेंट के फंक्शनरीज को तबाह करने में, उनके करियर बर्बाद करने में, क्योंकि वो रिकॉर्ड पर ले आए कि टिक्का खान और नियाजी ने ईस्ट पाकिस्तान में क्या खून की होली खेली है। तो कहाँ होना था ये सब। जी, दंगल सर, पहले आरएसएस ने कहा वो राइट विंग नहीं, आज पता चला कि उन्होंने अपनी ओथ से हिंदू राष्ट्र की जगह राष्ट्र निर्माण को डाला। हाईजैक कंप्लीट हो गया क्या? जी, ये पिछले 3 दशक की ये सबसे बड़ी घटना हो रही है। हम देख रहे हैं कि एक मोमेंट जो हिंदू उत्थान के लिए उठी थी वो आहिस्ता आहिस्ता से अपने आप को डिस्टेंस कर रही है। और अब एक अगर कंटेंट एनालिसिस करें, मुझे लगता है कि नर्व सेंटर ही पूरी मोमेंट का इस वक्त उस विचार से ओतप्रोत है, जो विचार जिसको आप सेकुलर कहिए, सीडो सेकुलर कहिए, सबवर्शन कहिए, उस विचार से इस वक्त भरा है। जी, अभिजीत अज्ञानी, गुरुजनों को प्रणाम। प्रणाम अभिजीत जी। मेलो डेथ, amend Arms Act for Hindus, especially those in Muslim area. We have rights, we need means, we will avenge. जब आप ये बोलेंगे कि we will avenge, फिर तो आपको मिलने वाला होगा तो भी लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये तो सोच ही गलत है। लेकिन आपका जो भाव है वो ठीक है कि जो ये ऑब्सोलीट आर्म्स एक्ट है इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। यदि हम, ये भी एक फैक्टर है जो हमें देखना चाहिए, नहीं तो शायद जो सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं, सुशील जी बैठे हैं, ये भी संभवतः वहां से नहीं निकलते। शक्तिमान चैनल, नमन पंडित जी, आपकी बात सुन के गुस्सा आ रहा है बहुत। गुस्से को चैनलाइज कर लें बस, और क्या है। दीपक जी है, मुस्लिम को कभी भी राम का नाम उनकी पसंदीदा नहीं होती, उन्हें दीनी मामले में समझ है और क्रिकेट टीम में पसंद की समझ नहीं है। अच्छा, ये तो इनका कमेंट है, क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन भी है, क्रिकेट टीम में पसंद की समझ नहीं है। पंडित मिश्रा जी, प्रणाम त्रिमूर्ति। अभी 2 स्कूल टीचर्स मारे गए, वो एक पत्थर मुक्का भी नहीं चला पाए, क्या मस्तिष्क कितना शून्य हो जाता है। ये हमारे दर्शक हैं, जेन्युइनली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई उसमें वो नहीं। ये हम 2 चेतनाओं की बात, एक चेतना जो बहुत समय से चली है जिसमें वायलेंस इंटेग्रल है आपकी पर्सनालिटी के, दूसरे में वायलेंस को अपने पर्सनालिटी से बाहर निकालकर चलना है। ये 2 प्रयास हैं, ये 2 प्रयास चल रहे थे, चेतनाओं में फर्क है। तभी बहुत से हिस्टोरियंस ने ये कहा है कि एक बारबेरियन सिविलाइजेशन जब एक सिविलाइज्ड, एक जिसको आप कहें कि ग्रूम्ड सिविलाइजेशन के कॉन्फ्लिक्ट में आती है, तो जो ये हायर सिविलाइजेशन है वो उसको मुकाबला करना, उसको वायलेंस को इंटरनलाइज करना, ये चेतना के लेवल की बात है। और चेतना के लेवल की बात तभी होती है जब आपका विमर्श ठीक हो जाए। तो विमर्श के मैं इस बात, ये इंटेग्रल नहीं होना कि भाई आपको प्रतिरोध करना है, आपको खड़ा होना है। वही जो स्टार्ट पे नीरज जी ने भी कहा कि शत्रु बोध नहीं होना, युद्ध का बोध नहीं होना।
इन कारणों से होता है। शैलेश जी हैं, डॉक्टर शुरंगू, सुशील सर एंड नीरज सर, थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग अस। आपको सादर प्रणाम। प्रणाम शैलेश जी आपको। जी, उत्तर ले लिए हमने प्रश्न थे। और डॉक्टर साहब कोई क्लोजिंग रिमार्क्स? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सिचुएशन सीरियस है, लेकिन मुझे लगता है कि जो कॉन्ट्रडिक्शंस दबे थे वो कॉन्ट्रडिक्शन सरफेस पे अब आ गए हैं, और वो मुझे एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट लग रही है। आज हम संघ के बारे में भी बात कर रहे हैं, आज हम मोदी जी के बारे में भी बात करें, कांग्रेस की बात ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब किसी सिस्टम के कॉन्ट्रडिक्शंस डीपन हो जाए तब एक परिवर्तन का समय आने का टाइम होता है। मुझे लगता है कि कॉन्ट्रडिक्शन डीपन हो रहा है ग्लोबली भी और इंडिया में भी। इसलिए अच्छा ही होगा आने वाले समय में। थोड़ा बहुत हमको पुरुषार्थ दिखाना है सबको। जी जी पंडित जी। जी नीरज जी, मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो सितंबर 2001, 11 सितंबर 2001 को जिस तरह अमेरिका में एक बड़ा जिहादी हमला किया गया था, उसके बाद दुनिया में एक नजरिया बदला था। चौंक करके उठ करके एक पूरे विषय को समझने का अवसर भी मिला था और कुछ समझ आने भी लगा था, और बहुत से देशों में समझ बनने लगी। उस बात को 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। अब जो बदला है, हमारे पड़ोस में तालिबान आया है, नेटो के होते हुए आया है, अमेरिका के होते हुए आया है, यूनाइटेड नेशंस के, ईयू के, G10 के, इन सब के होते हुए और इन सब के आतंकवादी होने के प्रमाण होते हुए आया है। और कमाल की बात यह है कि तालिबान को आतंकवादी 9/11 से पहले 15 फरवरी 1999 में घोषित किया गया था। तब 9/11 नहीं हुआ था। ठीक बात है। यूनाइटेड नेशंस के 1617 रेजोल्यूशन ने तब तालिबान को तब एक आतंकवादी संगठन घोषित किया था। और इस पूरे दुनिया के देखते हुए ये ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ है। मुझे लगता है कि ये एक और वाटरशेड मोमेंट है पूरी दुनिया में, इस समझ के बनने का कि जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं ये फेल हो गए हैं। जिहाद के साथ डील करने में जो मल्टीलैटरल मैकेनिज्म्स हैं वो फेल हो गए हैं, और जिहाद को अब एक राज्य व्यवस्था मिल गई है जहां से वो आगे बढ़ सकता है। ये एक लार्जर पिक्चर की बात है, लेकिन इस देश में भी जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं वो एक त्वरित परिवर्तन का सहायक बनेंगी। सोच में ये शॉक थेरेपी के थ्रू अगर आप साक्षात्कार करेंगे सत्य का, परिस्थिति का, तो उससे अच्छा ही कुछ उपजेगा। तो मैं इसी को एक सिल्वर लाइनिंग देख रहा हूं इस पूरे घटनाक्रम में, जो अपने आप में बहुत हतोत्साहित करने वाला लगता है शुरू में, लेकिन इसी में से हमें जो भी कुछ रोशनी मिलेगी, जो भी कुछ अच्छा निकलेगा, वो इसी में से निकलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। जी, समापन से पहले एक हमारे दर्शक हैं, उनका कहना है, कौशिक मोहंती जी, प्रणाम सभी को। Money from grassroots, dormant peacefuls moves up towards the extremist active peacefuls. ठीक बात है। I practice not to purchase anything from the grassroots. Even if 20% of us practice this, the message will be loud and clear. जय श्री राम। ठीक बात है। छोटे छोटे काम अगर हम सारे करते हैं तो उससे मैसेज जाता है, और यही करना भी है। और यही जो अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, पंडित जी भी कह रहे हैं कि हम जब तक हमारी चेतना नहीं होगी तब तक हम इस युद्ध को जीत नहीं पाएंगे। जी, तो इसी के साथ दोनों महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों की ओर से जुड़ने के लिए।
और आशा है हम एक बेहतर भविष्य की ओर चलेंगे। इसी के साथ